everyone, welcome to PW Law वाला. This is our class of logical reasoning. जहां पर आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है resolving the paradox. The second topic that we are going to cover is finding the flaws in the argument. And the third topic that we are going to cover in this session is going to be the parallel reasoning. तो आपको अक्सर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो था स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट. इसके अलावा रेकरेंटली क्लैट एलिट में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं पैराडॉक्स रिजॉल्व करने पर, जिसमें कि आपको पैसेज गिवन होगा और वहां पर आपसे क्वेश्चन ये पुट अप किया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स. फाइंडिंग द फ्लॉज एंड पैरेलल रीजनिंग भी क्रूशियल टॉपिक्स हैं जिन पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं. तो पैराडॉक्स होता क्या है, सबसे पहले हमें वो समझना इंपॉर्टेंट है. पैराडॉक्स में अल्टीमेटली आपको ऐसे दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगे जो स्टेटमेंट्स अल्टीमेटली आपस में इनकॉन्ग्रुएंट या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होंगे. मतलब आपको पढ़ते ही लगेगा कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये तो एक दूसरे से जेलअप ही नहीं कर पा रही हैं. कोई तो वजह होगी जिस वजह से ये जेलअप नहीं कर पा रही हैं. जो दो इनकॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट्स हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, आपको इन दोनों को अल्टीमेटली रिजॉल्व करना होता है इन दोनों के बीच का पैराडॉक्स. मतलब आपने ऐसा एक ऑप्शन पिक करना होता है दैट इज एबल टू fix these incongruency that is given in the paradox. तो ultimately paradox statement में again जैसा यहां पर एक connectors use होते हैं जो इन statements को connect करते हैं generally. A few of the connectors जो contradictory connectors होंगे अक्सर वो आपके हो सकते हैं however, yet, whereas, on the other hand, on the contrary. ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जो पैराडॉक्स स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स हमेशा ये पॉइंट आउट करते हैं कि यस ये दोनों स्टेटमेंट्स किसी वजह से डेवलप नहीं हो पा रही हैं, और मे बी दो और ऑल दो और समथिंग लाइक दैट. तो यहां पर स्टेटमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी. इसके बहुत छोटे एग्जांपल्स, अगर पहले छोटा सा एग्जांपल देखें तो वो है जैसे वॉर इज पीस. एक वॉर पीस कैसे हो सकती है, पर क्या वॉर शांति है? लोगों का शायद कहने का मतलब ये होगा कि अल्टीमेटली जब वॉर हो जाता है तो उसके बाद शांति हो जाती है, जो वॉर सिचुएशंस हैं वो तो खत्म हो जाती हैं. फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज ब्लिस बोला जाता है, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, माई वीकनेस इज माई स्ट्रेंथ. तो ये सब कुछ तो सिर्फ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स हैं. वन सिंगल स्टेटमेंट इज देयर. लेकिन आपको जो क्लैट और एलिट पूछेगा वो पैराडॉक्स स्टेटमेंट्स नहीं पूछता, वो प्रॉपर आपको पैसेज में बोलता है कि पैराडॉक्स को तुम कैसे रिजॉल्व कर पाओगे. तो इस केस में पैराडॉक्स के जो पैसेजेस होते हैं उसमें आपको प्रीमाइस एंड कंक्लूजन गिवन होगा, आपको कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स गिवन होंगे. आपका काम होगा टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड solve the mystery behind it. That is ultimately known as resolving the paradox. तो मिस्ट्री फाइंड आउट करनी है, आपको निकालना है कि हाँ ये पैराडॉक्स है, इसीलिए ये दोनों चीजें आपस में जेलअप नहीं कर पा रही. अ वेरी बेसिक एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरीके के एग्जांपल से आपको थोड़ा पहले क्लियर होगा कि पैराडॉक्स एक्चुअली होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट इज कि जॉन रियली हेट्स आइसक्रीम. तो जॉन को आइसक्रीम पसंद नहीं है, ये हमको पता है, ही हेट्स आइसक्रीम. उसके बाद भी येट हमने उसको रिसेंटली आइसक्रीम पार्लर पर खड़े देखा ऑन अ शॉप. तो जब उसको आइसक्रीम पसंद नहीं है तो आइसक्रीम पार्लर पे वो खड़ा होके क्या कर रहा था? तो ये तो पैराडॉक्स है. यही तो पैराडॉक्स आपको पैसेज में गिवन होता है. तो अब इस चीज के, इस छोटे से पैराडॉक्स को सॉल्व करने के ये कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं. पहला सॉल्यूशन, क्या पता वो डेट पे गया हो किसी लड़की के साथ और उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए उसके लिए आइसक्रीम लेने गया हो. तो यहां पर मुझे सॉल्यूशन मिल गया, इस ऑप्शन ने मुझे मेरे पैराडॉक्स को सॉल्यूशन दे दिया कि अच्छा इसीलिए वो इस टाइम पे आइसक्रीम पार्लर पर खड़ा था. अनदर एग्जाम्पल, क्या पता अपने फ्रेंड्स के साथ वो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा हो, उसके फ्रेंड्स ने उसको डेयर किया हो कि जा आइसक्रीम पार्लर पे जाके दिखा हमको, क्योंकि तुझे आइसक्रीम की स्मेल से भी प्रॉब्लम होती है. तो ये भी आपका पैराडॉक्स को रिजॉल्व कर रहा है. एक और ऑप्शन की क्या पता वो जॉब ढूंढ रहा हो, और ऐसा हो सकता है, माना वो चीज आपको पसंद नहीं है लेकिन आप जॉब तो फिर भी कर सकते हो. तो क्या पता वो अपनी जॉब ढूंढ रहा हो इसीलिए वो आइसक्रीम पार्लर में हो. तो ये सारे ऑप्शंस आपके ब्लीकली और इजीली आई वुड से पैराडॉक्स को सॉल्व कर रहे हैं. तो इस केसेस में अल्टीमेटली अगर हम लोग स्ट्रैटेजी समझें पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने की, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. स्ट्रैटेजी इज a new option, a new information
इन दी ऑप्शन, इसमें हमेशा एक नई इंफॉर्मेशन होगी जो ऑप्शंस में गिवन होगी. न्यू इंफॉर्मेशन इन दी ऑप्शन विल सॉल्व द पैराडॉक्स. वो हमेशा आपके पैराडॉक्स को सॉल्व कर पाएगी, आपकी इस प्रॉब्लम को, मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगा. एक न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा आएगा करेक्ट आंसर के अंदर. यू विल हैव टू वेट फॉर अ आहा मोमेंट. आहा मोमेंट का मतलब है आपको उस ऑप्शन को पढ़ते ही लगेगा कि अच्छा इसीलिए ये पैराडॉक्स हो रहा है. आहा मोमेंट जैसे ही आपको पढ़ के आ जाएगा तो वो ऑप्शन आपका पैराडॉक्स को ऐसे विद इन सेकेंड्स रिजॉल्व कर पाएगा. इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कौन से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेटर्स में अब अक्सर बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं एनी ऑप्शन दैट किल्स द प्रीमाइस. जो ऑप्शन आपका प्रीमाइस या कंक्लूजन को किल कर रहा है वो आपने एलिमिनेशन में डालना होता है. और ऐसा कोई ऑप्शन दैट इज एक्सट्रीम, आउट ऑफ स्कोप, रिपीटिशन ऑफ प्रीमाइस. इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं प्रीमाइस का रेपिटेशन होगा या कंक्लूजन का रेपिटेशन होगा. तो जो भी ऑप्शन प्रीमाइस में कहीं बात को दोबारा से रिपीट कर रहा है, या जो ऑप्शन बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप है, या जो ऑप्शन मेरे पैराडॉक्स को रिजॉल्व नहीं कर रहा, उसको आपने हमेशा एलिमिनेट करना होता है इन सच केसेस. इसके अलावा ऐसा ऑप्शन जो ये बोल दे कि यार प्रीमाइस ही झूठा है, मतलब जो प्रीमाइस या कंक्लूजन की क्रेडिबिलिटी पे डाउट क्रिएट कर दे, जो उसी को कैंसिल आउट कर दे, उस ऑप्शन को आपने एलिमिनेशन में रखना होता है. वो कभी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता. Let's understand and apply this strategy on a very simple question. Question मैंने बोला इस केस में supposedly question ये है कि this year it was a favorable monsoon and due to the favorable monsoon it was a good crop production that the farmers could manage. Yet farmers couldn't meet the consumption needs of our country. तो हमारे बात के अंदर ही पैराडॉक्स है. पहली स्टेटमेंट ने कहा कि इस साल हमें काफी फेवरेबल मॉनसून मिला, बिल्कुल ठीक है. क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया रही, बिल्कुल ठीक है. तो एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोइंग गुड सो फार. लेकिन इस बार फार्मर्स, हमारे नेशन की, हमारी कंट्री की जो कंजम्पशन नीड थी, मतलब ताकि मेन अपनी कंट्री के सब लोगों को बराबर अनाज मिल पाए, वो नीड तक पूरी नहीं कर पाए. तो ऐसा क्या हुआ, जब प्रोडक्शन बढ़िया थी, जब मॉनसून बढ़िया था, तो ऐसा क्या हुआ, यही पैराडॉक्स आपको सॉल्व करना है. ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो मेन नीड्स तक फॉलो या फुलफिल नहीं कर पाए, लेट अलोन दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट. तो यहां पर अगर एक ऑप्शन जो ये कहता कि फार्मर्स हैव नॉट यूज्ड insecticides and pesticides, that led to crop damage. और अगर एक ऑप्शन है वो ये कहता गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट पॉलिसी, और मे बी द फार्मर बिल्स ले सकते हैं यहां पे, फार्म बिल्स led to नॉन सेलिंग ऑफ क्रॉप्स, और अल्टीमेटली इस चक्कर में भी क्रॉप्स पड़े पड़े डैमेज हो गई. तो दो ऑप्शंस हैं, अब आपको ये चेक करना है दोनों में से कौन सा ऑप्शन मेरा पैराडॉक्स रिजॉल्व कर रहा है. ये दोनों ही बहुत क्लोज कॉल्स हैं. अब ऐसे ही ऑप्शंस, ऐसी ही क्लोज कॉल्स आपको हमेशा क्लैट एग्जाम में मिलेगी. अक्सर ऐसा होगा कि दो ऑप्शंस को आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, और कभी कभी तो तीनों को एलिमिनेट कर पाओगे, और अक्सर आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे.
बट सर्टेन सिचुएशंस में बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि दो क्लोज कॉल्स मिलती हैं आपको, मतलब कि इस ऑप्शन को पिक करें या इस ऑप्शन को। तो वहां पर जब आप ये क्रॉस रोड्स पे होते हो कि इस रास्ते जाना है, इस रास्ते जाना है, ए को पकड़ना है या बी को पकड़ना है, तो आपको इनको एनालाइज करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन जिसने कहा कि इस साल फार्मर्स ने इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज करे, उन्होंने पेस्टिसाइड्स भी नहीं यूज करे, और क्योंकि उन्होंने ये सब यूसेज नहीं करा, इस चक्कर में सारी क्रॉप्स पड़े पड़े डैमेज हो गई। तो यस, ये मेरा पैराडॉक्स रिजॉल्व कर रहा है एंड दैट इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। अब बी लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन है। बच्चों को लगेगा कि बी भी सही आंसर है। आप सोचोगे यार इस साल गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट थी, फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, जिस वजह से फार्मर्स के लिए मुश्किल हो गया था क्रॉप्स को बेचना, और क्रॉप्स पड़े पड़े स्टोरेज हाउसेस में ही खराब हो गई। तो ये भी सही लगेगा। लेकिन आप ये देखो कि कंक्लूजन ने कहा है कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी कंट्री की कंजम्पशन नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाए। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी कभी भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती जिसमें कि वो अपनी ही नेशन की बेसिक नीड्स को भी फुलफिल ना होने दे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कंट्री की बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, और गवर्नमेंट कभी भी इस लेवल के पॉलिसीज नहीं या बिल्स इस लेवल के नहीं अक्रू कर सकती जिस वजह से बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना हो पाए। तो ये वाला ऑप्शन सुनने में सही लगेगा सेकेंड ऑप्शन, बट एक्चुअली में ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा। So whenever you deal with any of the paradox question, you'll have to look on the close calls. हमेशा close calls पे खास करके ध्यान दिया कीजिए और देखा कीजिए कि क्या ये एक्सट्रीम ऑप्शन में तो नहीं जा रहा। Therefore, A is the correct answer. Now let's apply these strategies on a few of the questions. First question, consider करते हैं कि मार्क ट्वेन ही सैमुअल क्लेमेंस हैं। तो मार्क ट्वेन इज अ फेमस राइटर। तो ये ऑप्शन कहता है कि मान के चलते हैं कि मार्क ट्वेन ही सैमुअल क्लेमेंस है, लेकिन very few people know that Samuel Clemens was a writer. Almost everybody know Mark Twain was a writer. मतलब everyone knows कि मार्क ट्वेन तो राइटर है, लेकिन काफी कम लोगों को पता है कि सैमुअल क्लीमेंस भी राइटर है। क्योंकि मार्क ट्वेन अल्टीमेटली फेमस है काफी, उनके बारे में सबको पता है कि हाँ यार ये तो राइटर है, इनकी काफी फेमस बुक्स हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सैमुअल क्लीमेंस भी राइटर है, जबकि ये दोनों एक ही है मान के चलो। तो एक्चुअली ये पैराडॉक्स, अब आपको लगेगा यार ऐसे कैसे, जब मार्क ट्वेन और सैमुअल क्लीमेंस एक ही मानते हैं हम लोग हैं, तो ऐसे कैसे लोगों को मार्क ट्वेन के बारे में पता है लेकिन सैमुअल क्लीमेंस के बारे में नहीं पता। तो पैराडॉक्स ना बात करते करते सुलझ रहा है। कैसे, आपको शायद पता होगा काफी सारे राइटर्स एलियास यूज करते हैं, कोई ना कोई ऐसे नेम्स यूज करते हैं जिसके थ्रू वो अपनी बुक्स लिखते हैं एंड ऑल दैट। जैसे अगर आपने सुना होगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो शक्तिमान का एक एलियास नेम था जो था गंगाधर। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर देखा जाए तो सैमुअल क्लीमेंस और मार्क ट्वेन एक ही इंसान है। मार्क ट्वेन, हम सैमुअल क्लीमेंस हमेशा मार्क ट्वेन के नाम से बुक्स लिखते होंगे शायद, तभी मार्क ट्वेन की बहुत सारी बुक्स हैं वो लोगों को पता है और मार्क ट्वेन फेमस है। लेकिन सैमुअल क्लीमेंस के बारे में लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता दोनों एक ही शख्सियत हैं। और इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग विल इफेक्टिवली रिजॉल्व माय पैराडॉक्स, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इन दी ऑप्शन नंबर सी। सम पीपल डू नॉट नो कि मार्क ट्वेन ही सैमुअल क्लीमेंस हैं, इसलिए लोगों को ये तो पता है मार्क ट्वेन राइटर हैं, लोगों को ये नहीं पता सैमुअल क्लीमेंस भी राइटर हैं, क्योंकि लोगों को ये बात नहीं पता कि इस केस में दोनों ही अल्टीमेटली एक ही पर्सन है। और ये ऑप्शन क्लियरली मेरा आराम से पैराडॉक्स को रिजॉल्व कर रहा है। ए ने कहा मोस्ट पीपल प्रोबेबली हैव नॉट रीड एनीथिंग बाय सैमुअल क्लीमेंस, तो अब शायद लगेगा ये भी सही है। अगर आपने किसी के बारे में नहीं पढ़ा, इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि आपको ये नहीं पता कि अगला राइटर है कि नहीं। आज बहुत लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर की कोई बुक्स नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन स्टिल आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर इज अ फेमस राइटर, तो ये वाला ऑप्शन इसीलिए आपका एलिमिनेशन में जाएगा। हर किसी को जिसको पता है सैमुअल क्लीमेंस ही राइटर है, उनको ये भी पता है मार्क ट्वेन राइटर है। अब ये ऑप्शन आपका प्रीमाइस को किल कर रहा है। इस ऑप्शन ने बोला कि लोगों को ये भी पता है सैमुअल क्लीमेंस राइटर है, लोगों को ये भी पता है मार्क ट्वेन राइटर हैं। तो पैसेज ने कहा था सैमुअल क्लीमेंस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि बी ऑप्शन आपका प्रीमाइस को किल कर रहा है, इसलिए ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। Many people believe apparently conflicting things about authors, ये आपका
आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन में जाएगा। मूविंग अहेड विद अनदर पैसेज। Big budget movies often gross 2 to 3 times at the cost of their production and marketing. However, most of the movie industry's total revenue comes from low budget movies. तो अब इस ऑप्शन ने कहा कि जो बिग बजट की मूवीज बनाते हैं, मूवीज लाइक करण जौहर टाइप की मूवीज, धर्मा प्रोडक्शन मूवीज, तो जो बिग बजट मूवीज होती हैं वो 2 to 3 टाइम्स प्रॉफिट देती हैं प्रोडक्शन हाउस को। मतलब आपने मूवीज के बारे में सुना होगा, 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया मूवी ने, 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, तो 2-3 टाइम्स प्रॉफिट देके जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टोटल रेवेन्यू इंडस्ट्री का, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रेवेन्यू कह लो या मैक्सिमम प्रॉफिट कह लो, वो इंडस्ट्री को लो बजट मूवीज देती है। अब यहां पर आ गया मेरा पैराडॉक्स कि जब यार ये तो बिग बजट मूवीज मेरे को 2-3 टाइम्स प्रॉफिट दे रही है, तो फिर ऐसा कैसे कह रहा है ऑथर कि ज्यादा प्रॉफिट लो बजट मूवी से होता है? यही तो पैराडॉक्स है जो आपको सॉल्व करना है। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। Which of the following, if true, will help to resolve the paradox? A ने कहा big budget movies need to sell many more tickets than low budget movies to recoup their production cost. लेकिन इस ऑप्शन ने ये फिर भी नहीं बताया कि लो बजट मूवी से रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, ये इस ऑप्शन ने नहीं बताया। ये आपके पैराडॉक्स को सॉल्व नहीं कर रहा। इसने कहा बिग बजट की मूवीज को अपनी टिकट्स ज्यादा से ज्यादा बेचनी पड़ती हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मिटिगेट कर सके, लेकिन इसने ये फिर भी नहीं बताया कि लो बजट मूवीज फिर रेवेन्यू कैसे दे पा रही है इतना ज्यादा इंडस्ट्री को। देयरफॉर इनकरेक्ट ऑप्शन। बी ने कहा मेनी मोर लो बजट मूवीज प्रोड्यूस्ड देन आर द बिग मीडियम बजट। एग्जैक्टली यहां पर आ गया नंबर ऑफ लो बजट मूवीज कि लो बजट मूवीज ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं इन अ ईयर। मतलब अगर हम हाई बजट मूवी की बात करें, माना वो 2-3 टाइम्स प्रॉफिट देके जा रही हैं, लेकिन जो हाई बजट मूवीज होती हैं वो साल में 3 या 4 आती हैं, और लो बजट मूवीज बहुत सारी आ जाती हैं एक ही साल के अंदर, और अल्टीमेटली नेट सोल्यूशन अगर देखा जाए तो लो बजट मूवीज ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। सी ने कहा मूवी इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है when adjusted for inflation have declined sharply, ये सिर्फ इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। बिग बजट मूवी बिकॉज ऑफ देयर elaborative effects कॉस्ट मोर इन इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका अगेन फार फेच्ड ऑप्शन है और पैराडॉक्स को भी रिजॉल्व नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग अनदर क्वेश्चन। मेडिकल स्पेशलिस्ट ने ये रिपोर्ट किया कि पेशेंट्स जिनको भी बैक मसल इंजरी की प्रॉब्लम है, जिनको भी ये प्रॉब्लम है बैक मसल इंजरी की, उनको 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स प्लस फिजिकल थेरेपी, और इसके अलावा फिजिकल थेरेपी अलोन। तो मतलब कुछ पेशेंट्स को तो हम ड्रग्स भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेडिसिन, प्लस फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी का आप मान के चलिए योगा, एक्सरसाइज, और कुछ लोगों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल थेरेपी से भी ठीक कर देते हैं, ये बात स्पेशलिस्ट कह रहे हैं। और जो दोनों टाइप के लोगों को ठीक किया, डू एज वेल एज, मतलब सेम टाइप के लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब दोनों चीजों का असर बराबर है। मतलब अगर ड्रग और फिजिकल थेरेपी देके 10 लोग ठीक हुए हैं, तो फिजिकल थेरेपी देके सिर्फ 10 लोग भी ठीक हुए हैं, बराबर चल रहा है मामला। फिर भी येट स्पेशलिस्ट ने माना कि ड्रग्स नेसेसरी हैं बैक मसल इंजरी में। फिर क्यों? जब दवाइयां देके और फिजिकल थेरेपी मतलब योगा एक्सरसाइज से भी 10 लोग ठीक हो रहे हैं, और सिर्फ योगा करके भी 10 लोग ठीक हो रहे हैं, तो हम दवाइयां एक्स्ट्रा इंसान को क्यों खिलाएं फालतू में? व्हाई देयर इज अ नीड टू पॉप इन द मेडिसिन्स? क्या जरूरत है ड्रग्स की? तो आइए इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ने कहा medical specialists treat all patients who have serious back muscle injuries with either therapy or combination। तो इस ऑप्शन ने क्लियरली आपके प्रीमाइस को रिपीट कर दिया। ये बात सेम पैसेज में लिखी है कि हम तो या तो कॉम्बो देते हैं ड्रग और थेरेपी का, या सिर्फ फिजिकल थेरेपी दे देते हैं, उस बात को रिपीट कर दिया।
देयरफॉर ये एलिमिनेशन में जाएगा। बी ने कहा मेडिकल स्पेशलिस्ट जो प्रिस्क्राइब करते हैं ये ट्रीटमेंट, उनको एक्यूरेटली पता होता है, एक्यूरेट जजमेंट देते हैं कि किसको थेरेपी की जरूरत है और किसको ड्रग्स की जरूरत है। दैट इज द करेक्ट आंसर। इनका कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो डॉक्टर्स का जजमेंट होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। उनको पता होता है कि किसको ड्रग प्लस थेरेपी चाहिए या किसको सिर्फ थेरेपी चाहिए, इसीलिए ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्टर ने कहा कि यार इस इंसान को सिर्फ थेरेपी से ठीक नहीं होगा, इसको ड्रग्स भी देने पड़ेंगे, तो ड्रग्स तो फिर इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इस केस में बैक मसल इंजरीज के लिए। देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। सी ने कहा कुछ बैक मसल इंजरीज हैव बीन कंप्लीटली हील्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड थेरेपी, अगेन अ रेपिटेशन ऑफ प्रीमाइस, देयरफॉर इनकरेक्ट ऑप्शन। डी ने कहा कुछ बैक मसल इंजरीज हैं दैट हैव बीन एग्रोवेटेड, जो कि एग्रोवेट हो गई हैं बाय इम्प्रॉपर अटेम्प्ट्स ऑफ फिजिकल थेरेपी। इस ऑप्शन ने आपके कंक्लूजन को किल कर दिया है। इसने कहा फिजिकल थेरेपी दी और कुछ लोगों की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई, तो फिर फिजिकल थेरेपी तो देनी ही नहीं चाहिए उस केस में, कंक्लूजन ही किल हो गया। देयरफॉर ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस में जाएगा। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस पैसेज, यूनिवर्सिटी बजट कमेटी का कहना है कि एथलेटिक्स एक्सपीरियंस फ्यूअर इंजरीज ऑन आर्टिफिशियल टर्फ। तो क्या है, यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एथलेटिक फील्ड चेंज करना चाहती है। टू टाइप्स के एथलेटिक फील्ड होते हैं, एक होता है नेचुरल ग्रीन फील्ड और एक होता है आपका आर्टिफिशियल टफ फील्ड, जो कि ऑरेंज कलर की फील्ड होती है, इंटरनेशनल गेम्स में यूज होती है, सिंथेटिक फील्ड कहते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल टफ फील्ड। तो यहां पर कमिटी ने कुछ पॉइंटर्स बताए हैं दोनों फील्ड्स के। उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स में जब आर्टिफिशियल टफ फील्ड में फ्यू इंजरीज होती है, इंजरीज कम होती हैं प्लेयर्स को, इससे यह पता चलता है कि इसमें हाई इंजरीज होती हैं। एंड ऑल्सो नेचुरल ग्रीन फील्ड्स आर एक्सपेंसिव टू मेंटेन, प्लस नेचुरल ग्रीन फील्ड काफी एक्सपेंसिव अफेयर है, काफी कॉस्टली अफेयर है, और ये इस केस में लेस कॉस्टली होता है इसका मेंटेनेंस। Nevertheless, this committee recommends replacing the university current field with natural green field. तो जब कमिटी ने ये क्लेम किया है कि नेचुरल ग्रीन फील्ड के दो नेगेटिव हैं, कि एक तो मेंटेनेंस बहुत हाई है, प्लस यहाँ पे चोटें ज्यादा लगती हैं प्लेयर्स को, एथलीट्स को। सेकंड वाले ने कहा आर्टिफिशियल टफ फील्ड में कम इंजरीज होती हैं एथलीट्स को और लेस कॉस्टली भी है। फिर भी फाइनल डिसीजन जब लिया गया तो उन्होंने नेचुरल ग्रीन फील्ड को ऑप्ट किया। ऐसा क्यों? यही तो पैराडॉक्स है, जब दो नेगेटिव हैं उस फील्ड में तो फिर क्यों पिक किया? लेट्स हैव रिजॉल्व द पैराडॉक्स नाउ। कौन सा ऑप्शन अपैरेंट डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करेगा? जो डिस्क्रिपेंसी इज ऑलवेज देयर, डिस्क्रिपेंसी का मतलब है पैराडॉक्स, तो ये सिनोनिमस क्वेश्चन होता है, इसमें अल्टीमेटली आपने पैराडॉक्स को ही रिजॉल्व करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिजॉल्विंग द डिस्क्रिपेंसी इज द सेम। यूनिवर्सिटी का जो करंट आर्टिफिशियल फील्ड है उसमें एक्सटेंसिव मेंटेनेंस चाहिए होगा। ये ऑप्शन आपका प्रीमाइस को किल कर रहा है, क्योंकि ऑथर ने बोला है आर्टिफिशियल फील्ड को मेंटेन करने की ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, इसने कहा एक्सटेंसिव मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए होगा, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। बी ने कहा जो इंजरीज प्लेयर्स को आर्टिफिशियल टफ फील्ड पे होती हैं वो ज्यादा टाइम ले लेती हैं हील करने में और ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव फिजिकल थेरेपी होती है बजाय के नेचुरल ग्रीन फील्ड। एग्जैक्टली, तो वो क्या कर रहे हैं, एथलीट्स का भला ही सोच रहे हैं कि नेचुरल ग्रीन फील्ड पे जो इंजरीज होती हैं वो आर्टिफिशियल टफ फील्ड्स पे जो इंजरीज होती हैं, एक तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लेती हैं। सपोज नेचुरल ग्रीन फील्ड पे एथलीट को चोट लगी, वो हफ्ते भर में ठीक हो गई। आर्टिफिशियल टफ फील्ड पे अगर चोट लगेगी तो शायद वो महीनों ले लेगी ठीक होने में, प्लस उसका ट्रीटमेंट ज्यादा एक्सपेंसिव होता है जो आर्टिफिशियल टफ फील्ड पर होता है चोटों में, तो वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, टाइम ज्यादा लेता है। दैट इज व्हाई इट इज रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स की डिसीजन यूनिवर्सिटी ने लिया है नेचुरल ग्रीन फील्ड को ऑप्ट करने का। ये डिफिकल्ट है स्पेक्टेटर्स के लिए एट द इवेंट्स टू डिटरमिन एथलेटिक फील्ड कौन सी है। इट इज नॉट रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स। Maintaining artificial field involves the occasional replacement of damaged section.
जबकि नेचुरल ग्रीन फील्ड रिक्वायर डेली वाटरिंग। तो ये ऑप्शन भी आपका पैराडॉक्स को रिजॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि ये नेचुरल ग्रीन फील्ड की एक तरीके से नेगेटिविटी बता रहा है कि उसमें डेली वाटरिंग करनी पड़ती है, पीरियोडिक फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है। तो फिर क्यों ले रहे हो नेचुरल ग्रीन फील्ड? पैराडॉक्स तो फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। मूविंग अहेड विद अनदर पैसेज। जो लोग एज ग्रुप में होते हैं 46 टू 55 का जो एज ग्रुप होता है, वो सबसे ज्यादा मनी स्पेंड करते हैं। ठीक है, स्पेंड द मोस्ट, क्योंकि घर के सारे खर्चे होते हैं, सारा घर चलाना होता है इस एज ग्रुप के पीपल को, दे स्पेंड द मोस्ट। लेकिन ये एक पजलिंग ट्रेंड है कि जब भी कंपनीज एडवर्टाइजिंग करती हैं, जो एड्स आप टीवी पे देखते हो, एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो टेलीविजन पे करती हैं, वो उनका हमेशा टारगेट ग्रुप रहता है 25 और लेस। मतलब एड्स कंपनी का हमेशा टारगेट कौन सा ग्रुप रहता है? 25 और लेस। कोई भी कंपनी अगर आज ऐड कर रही है तो उसके पीछे गोल क्या होगा कि मैं जिसको ऐड दिखा रहा हूं वो आके मेरा प्रोडक्ट परचेज करेगा, तभी एड्स दिखा रही है। तो हमने जब ये जान लिया, ऑथर ने कह दिया कि ज्यादा स्पेंडिंग, प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, पैसे कौन खर्चेगा प्रोडक्ट के, 46 टू 55 के एज के ग्रुप। लेकिन कंपनी फिर भी टारगेट कर रही है 25 से नीचे के ग्रुप को। क्यों? फिर क्यों इनको ऐड दिखाए जा रहे हैं, जबकि पैसे तो 46 टू 55 वालों ने खर्चने। तो यहां पर indeed those who make decisions about television advertising think that the value of television advertising slot depends entirely on the number of people on age 25 who can be expected to watch at that time. तो अब आपने इसको सॉल्व करना है पैराडॉक्स को। Which of the following will actually explain the puzzling facts? First कहता है expense of television advertising slots makes it crucial for companies to target people who are most likely to purchase. They are not targeting people who are most likely to purchase, rather they are targeting the 25 or less. तो ये ऑप्शन ने प्रीमाइस को किल कर दिया। बी ने कहा एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स ड्यूरिंग न्यूज प्रोग्राम, ये सिर्फ न्यूज स्पेसिफिक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉस्ट फार लेस एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स देन अदर पॉपुलर सिटकॉम्स। कौन सी एडवर्टाइजिंग सिटकॉम्स में जा रही है, कौन से एड्स न्यूज में आ रहे हैं, ये आपके पैराडॉक्स को भी रिजॉल्व नहीं कर रहे। जब टेलीविजन एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते हैं कि कौन से शो रिन्यू होंगे, क्या ये शो रिन्यूअल की बात है, सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने की बात हो रही है, या एड्स की स्लॉटिंग की बात हो रही है? तो ये ऑप्शन तो क्लियरली बियॉन्ड द स्कोप में जाएगा, अ फार फेच्ड ऑप्शन। जो डिसीजन लेते हैं अबाउट द टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, वो ये मानते हैं कि जो पीपल हैं ओल्डर देन 25 ऑलमोस्ट नेवर चेंज देयर बाइंग हैबिट्स। यस, इनके हिसाब से 40 टू 55 के लिए जो लोग होते हैं, उनकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। मतलब अगर आज आपके पेरेंट्स हैं जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, दे वुड टेंड टू नेवर चेंज देयर बाइंग हैबिट्स। जिस कंपनी का वो सपोज घी लेके आती हैं, तो वो उसी का लेके आते रहेंगे आपकी मदर, क्योंकि वो उस क्वालिटी पे ट्रस्ट करती हैं। वो नई क्वालिटी पे, नए ब्रांड पे नहीं जाएंगी। लेकिन 25 और बिलो की जो पॉपुलेशन या एज ग्रुप के लोग होते हैं, वो जनरली फ्लेक्सिबल माइंडसेट के होते हैं। वो नया ब्रांड देखेंगे, नया एड देखेंगे तो नया प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। इसीलिए टारगेट ग्रुप है 25 और बिलो। दैट इज apparently resolving the paradox and therefore a correct answer. The cost of semester tuition at a certain university is based on the number of courses in which a student enrolls that semester. तो जो सेमेस्टर की जो फीस होती है, जो स्कूल की ट्यूशन फीस होती है, वो किस चीज पर डिपेंड है? That based on the number of courses in which a student enrolled. Tuition fees based on number of courses. मतलब सपोज अगर एक बच्चे ने, सिंपल सा फंडा है, किसी बच्चे ने 2 कोर्स लिए हैं तो सपोज उसकी फीस 2000 होगी। किसी बच्चे ने 3 कोर्स परचेज करे हैं तो शायद उसकी फीस 5000 होगी। इस तरीके से जितने कोर्स उतनी फीस। ऑल्दो, आगे आपका पैराडॉक्स, ऑल्दो the cost per course at that university has not risen in 4 years. मतलब हमने ये मान के चला कि ये जो कॉस्टिंग थी वो स्टेबल है इतने सालों से, मतलब हमने कोई कोर्स की फीस नहीं बढ़ाई। जो कोर्स हम पहले 2000 का बेच रहे थे, आज भी यूनिवर्सिटी वो कोर्स 2000 का बेच रही है। तो कॉस्ट बिल्कुल सेम है 4 सालों में। 4 सालों में कोई कॉस्ट नहीं बढ़ाई, कॉस्ट ऑफ द कोर्स। Many of its students who could afford the tuition fee when they first enrolled
नाउ क्लेम दे कैन नो लॉन्गर अफोर्ड इट। ऐसा क्यों? मतलब जब कोर्स की फीस कांस्टेंट है, जब हमने कोर्स की फीस नहीं बढ़ाई, कोर्स की जो फीस है वो कांस्टेंट है, तो ऐसा क्यों है कि स्टार्टिंग में तो बच्चे परचेज कर पाए थे, पर अब वो बच्चे कह रहे हैं कि कोर्स को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। मतलब इसको हाइपोथेटिकली मानो कि जिस बच्चे ने 2 कोर्स परचेज किए थे, अगर वो 2000 फीस दे पा रहा था स्टार्टिंग में, अब वो बच्चा कह रहा है 2000 रुपीज निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों? सोचिए, बच्चे ने अपने पैसे इधर उधर खर्चना शुरू कर दिए। कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए तो 10 खर्चे एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, क्या पता बच्चों ने पैसे वहां खर्चने शुरू कर दिए हों। यही आपके पैराडॉक्स को रिजॉल्व करेगा। लेकिन ये है क्वेश्चन, एक्सेप्शनल क्वेश्चन, ध्यान देंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू रिजॉल्व द पैराडॉक्स एक्सेप्ट, कौन सा ऑप्शन पैराडॉक्स को यहां पे रिजॉल्व नहीं कर रहा? तो आपको ये देखना है, फैकल्टी की जो सैलरी है, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की सैलरी है, ये बढ़ चुकी है पास्ट 4 इयर्स में। अगर सैलरी बढ़ गई है, उससे बच्चों की पेइंग कैपेसिटी की बात कहां से आई? सैलरी बढ़ गई है ठीक है, लेकिन बच्चे पे कर पा रहे हैं कोर्स की फीस या नहीं, वो यहां पे कोई लिंकेज नहीं है। देयरफॉर ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये पैराडॉक्स को रिजॉल्व नहीं कर रहा। बी ने कहा नंबर ऑफ कोर्स बच्चे ने पर सेमेस्टर फॉर विच अ फुल टाइम स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एनरोल इज हायर दिस ईयर देन एनी टाइम इन द पास्ट, कि नंबर ऑफ कोर्स बच्चे के बढ़ गए हैं, कोर्स की फीस नहीं बढ़ी, लेकिन हमने नंबर ऑफ कोर्स जो बच्चे को लेने हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ा दिए। मतलब शुरू में अगर बच्चे ने 3 कोर्स लिए थे तो यूनिवर्सिटी ने मैंडेटली कर दिया है कि अब बच्चे को 4 कोर्स पढ़ने पड़ेंगे जैसे जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कोर्स बढ़ गए हैं। हाँ, इस वजह से हो सकता है कि बच्चा अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ यूनिवर्सिटी हैव इंक्रीज इन पास्ट 2 इयर्स, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल पैराडॉक्स को सॉल्व कर रहा है आपके, कि यार माना बच्चे अफोर्ड तो शुरू में कर पा रहे थे, लेकिन अब आसपास का जो एरिया है, बच्चों का रेंट बढ़ गया है जहां वो रह रहे हैं, जहां उन्होंने अपने पीजीज लिए हैं, बच्चों का फूडिंग कॉस्ट बढ़ गया है, या आसपास के जो भी खर्चे हैं वो बच्चों के बढ़ गए हैं, इस वजह से बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्लियरली रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स। यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है न्यू स्टूडेंट्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप that are renewed each year for the students who maintain high grade averages। बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सिटी शुरू में तो बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, न्यू स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी शुरू में स्कॉलरशिप दे देती है, ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप को रिन्यू तभी करती है इफ गुड स्कोर्स आर स्कोर्ड बाय स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने स्कॉलरशिप ले ली थी लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसकी स्कॉलरशिप रिन्यू नहीं हुई, तो अब उस केस में उसको कोर्स को अफोर्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। देयरफॉर डी इज आल्सो सॉल्विंग योर पैराडॉक्स एंड हेंस इट्स अ करेक्ट आंसर चॉइस। मूविंग अहेड विद अनदर वन। एक स्टडी है जहां पे शॉपर्स जिन्होंने शॉपिंग करी इन अ ग्रोसरी स्टोर में, उन्होंने शॉपिंग करी विदाउट द लिस्ट, बॉट ओनली आइटम्स दैट वर ऑन सेल। तो मतलब जिन शॉपर्स ने, 2 टाइप के शॉपर्स हैं, जिन्होंने लिस्ट के बिना शॉपिंग करी, विदाउट लिस्ट, उनके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं लिखी थी, जैसे आप घर से लिख के लेके जाते हो ये लेना है वो लेना है ऐसे ऐसे, तो जिन्होंने लिस्ट के बिना शॉपिंग करी, ओनली आइटम्स दैट वर ऑन सेल, जिन्होंने विदाउट लिस्ट शॉपिंग करी उन्होंने सिर्फ सेल आइटम्स को बाय किया जो सेल पे थी। मतलब लिस्ट तो घर से लेके चले ही नहीं थे, तो जिस जिस आइटम्स पे लग रहा था सेल है सेल है सेल है, वो सब खरीद ली उन्होंने। फॉर हाफ प्राइस और लेस स्पेंड फॉर मोर, फॉर हाफ प्राइस और लेस स्पेंट, अब उन्होंने ऑब्वियसली सेल पे मिला है तो आधे प्राइस पे और कम प्राइस पे ली, बट नेट नेट इन लोगों ने ज्यादा स्पेंडिंग करी, मोर मनी कंपेरेबल टू द नंबर ऑफ आइटम्स दैन डिड शॉपर्स इन द सेम स्टोर हु यूज्ड अ लिस्ट एंड बॉट नो सेल आइटम्स। एक और टाइप के लोग थे शॉपिंग जिन्होंने लिस्ट के साथ शॉपिंग करी, उन्होंने कोई सेल आइटम्स को बाय नहीं किया, और जब हमने इन दोनों की टोटल स्पेंडिंग चेक करी तो ऑथर का यह मानना है, जब हमने इनकी टोटल स्पेंडिंग चेक करी तो इन वाले लोगों ने
ज्यादा स्पेंड किया और इन वाले लोगों ने कम स्पेंड किया। मान के चलते हैं जो इंसान लिस्ट नहीं लेके गया था और सिर्फ सेल आइटम परचेज करके लाया, आधे प्राइस की आइटम परचेज करके लाया, हर चीज 50% डिस्काउंट वाली लेके आए हो, तब भी आपके शॉपिंग में लग गए 50,000। और जो इंसान लिस्ट लेके गया था और उसने सेल का सामान भी नहीं खरीदा, उसने हर चीज एमआरपी पे खरीदी है, उसके लगे सिर्फ 20,000। ऐसा कैसे? इसने तो सेल वाली आइटम खरीदी थी, तो ज्यादा खर्चा कैसे हो गया फिर इसका? ऐसा ही सही सोच रहे हो, जब सेल होती है तो हम ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं एक तो, या फिर अक्सर एक्सपेंसिव चीजें ही सेल पर होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी बात हमारे पैराडॉक्स को सॉल्व कर पा रही है। ओनली द शॉपर्स हु यूज्ड अ लिस्ट यूज्ड अ शॉपिंग कार्ट। कार्ट इज लाइक जो आप कार्ट में सामान रखते हो, तो उन लोगों ने कार्ट इस्तेमाल किया, उन लोगों ने कार्ट इस्तेमाल नहीं किया। ये क्लियरली आपका एलिमिनेटर है। इट्स अ फार फेच्ड ऑप्शन, क्योंकि ये पैराडॉक्स को नहीं सॉल्व कर रहा कि उन लोगों के पैसे ज्यादा कैसे खर्चे। शॉपर्स जिन्होंने लिस्ट नहीं यूज करी बॉट मेनी अननेसेसरी आइटम्स। ये हो सकता है, कंसिडरेबल ऑप्शन है कि उन्होंने जिन्होंने लिस्ट नहीं यूज करी। लेकिन यहां पर ना ये एलिमिनेशन में क्यों जाएगा अब आपका यहां पर, क्योंकि इस ऑप्शन ने ये नहीं बताया कि क्या उन्होंने सेल आइटम्स परचेज करी या नहीं। सेल आइटम्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना बोला कि जिन्होंने बिना लिस्ट के सामान लिया उन्होंने काफी फालतू सामान खरीद लिया। लेकिन हमें यह नहीं पता क्या इन्होंने सेल वाला सामान खरीदा था। सेल आइटम क्लियर नहीं है, इसीलिए ये पार्टली करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन पार्टली इनकरेक्ट ऑप्शन में जाएगा। यूजुअली आपकी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स ही सेल पे जाती हैं। यस, तो कहने का मतलब है, जैसे बहुत बार लोग बोलते भी है कि माना सेल चल रही है लेकिन प्राइस ऑलरेडी बढ़ा देते हैं, तो माना कि कोई चीज आपकी 1 लाख की थी तो 50% ऑफ करने के बाद वो 50K की पड़ी, और जिस बंदे ने एमआरपी पे सामान लिया था वो सामान 20K का पड़ा, क्योंकि एमआरपी थी, सेल नहीं था। तो एक्सपेंसिव आइटम सेल पे जाने के बावजूद भी आपकी पॉकेट से ज्यादा ले जाती हैं। देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। ग्रोसरी स्टोर जो इन द स्टडी कैरीज मेनी एक्सपेंसिव आइटम्स देन फ्यू अदर ग्रोसरी स्टोर। ये ग्रोसरी स्टोर और ग्रोसरी स्टोर को सिर्फ कंपेयर कर रहा है, पैराडॉक्स को रिजॉल्व नहीं कर रहा, हेंस एन इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रीसेंट स्टडी ऑफ मेजर मोशन पिक्चर्स, एक स्टडी ने जो मेजर मोशन पिक्चर्स में हुई है, उन्होंने ये स्टडी में कंडक्ट किया है, ये बताया है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर प्लॉट्स वर सिंपली, मोस्टली उनकी मूवीज के जो स्टोरीज थे, प्लॉट्स वर सिंपली वेरिएशंस ऑन द प्लॉट्स दैट हैड बीन यूज्ड मेनी टाइम्स बिफोर। मतलब अल्टीमेटली इनकी स्टडी ने ये कहा है कि जो भी उन्होंने पहले मोस्टली जो उनकी मूवीज हैं, मोस्टली मूवीज आर repetition of same old movie stories। जो वो पहले भी जिनके ऊपर मूवीज बना चुके हैं, सेम प्लॉट को इस्तेमाल किया और मूवी बना डाली, और सेम चीज पे उन्होंने काफी टाइम यूज कर चुके थे, सेम कहानी, और इस पे सेम कहानी पे नई मूवी बना दी। इसके बावजूद people enjoy seeing several new movies each year। जब सेम स्टोरी आ रही है तो लोग फिर एंजॉय क्यों कर रहे हैं? Why people are enjoying watching the same repetitive content again and again। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी, DDLJ को बोला जाता है, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जो मूवी है वो कुछ कुछ DDLJ जैसी ही है, लेकिन आपने DDLJ भी बड़े शौक से देखी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया भी बड़े शौक से देखी, जबकि ऑलमोस्ट प्लॉट सेम है। तो क्यों लोग एंजॉय कर रहे हैं फिर मूवी देखना, जबकि हम सेम स्टोरी पे मूवीज बना रहे हैं? आपको निकालना है कौन सा ऑप्शन जो कि पैराडॉक्स को रिजॉल्व नहीं कर रहा, नॉट रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स चाहिए आपको यहां पर। इसका मतलब 3 ऑप्शन आपके पैराडॉक्स को सुलझा रहे होंगे। तो पहले ऑप्शन ने कहा movies based on standard plots are more likely to be financially successful than other ones on the original plot। तो इन्होंने कहा जो मूवी स्टैंडर्ड प्लॉट पे बनती हैं वो ज्यादा पैसा लेके आती हैं बजाय के उन मूवीज के जो ओरिजिनल प्लॉट पे बनती हैं। तो ओरिजिनल प्लॉट पे मूवी बनती है, स्टैंडर्ड प्लॉट पे बनती है, हमें तब भी नहीं समझ में आ रहा कि लोग एंजॉय क्यों कर रहे हैं पुराना कंटेंट सेम दोबारा देखना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपने एक्सेप्शनल निकालना है। बी ने कहा
detail of their stories are sufficiently different, two movies with same basic plot will be perceived by goers having the different plots. Exactly कि आप क्या करते हो, minor details को change कर देते हो और लोगों को लगता है वाह ये तो हमने नया कंटेंट देख लिया, ये तो पिक्चर में मसाला आ गया, 4 गाने एक्स्ट्रा डाल दिए, एक आध आइटम सॉन्ग डाल दिया, कुछ चेंज कर दिया थोड़ा बहुत मूवीज एंड ऑल दैट को, लोगों को लगता है यार बढ़िया ये तो नई मूवी आई है, और ये आपके पैराडॉक्स को सॉल्व कर रहा है. सी ने कहा बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ मूवीज प्रोड्यूस्ड ईच ईयर, odds of a person seeing two movies with the same general plot structure in a 5-year period is fairly low. Exactly, क्योंकि इतनी सारी मूवीज हर साल आती ही रहती हैं, तो ये मोस्ट लाइकली चांस होता है कि लोग देखने चले जाते हैं सेम प्लॉट की मूवीज को भी. तो ये भी करेक्ट है जो आपके पैराडॉक्स को सॉल्व कर रहा है. सर्टेन एस्थेटिक प्लेजर डिराइव होता है जब आप सेवरल मूवीज डेवलप करते हो सेम प्लॉट में स्लाइटली इन अ डिफरेंट वे. तो अगेन ये ऑप्शन भी जैसा मैंने कहा बी जैसा मैच कर रहा है कि एस्थेटिक प्लेजर अगर आप इंक्रीज कर दोगे, कि सपोज पुरानी मूवीज में जो प्लॉट था वो सेम है कि लड़का लड़की की फैमिली नहीं मानी शादी के लिए, वो दोनों भाग गए, उन्होंने शादी कर ली, सेम प्लॉट को आपने नए वर्जन में दिखा दिया, इस बार लड़की को अमीर लड़के को गरीब दिखा दिया, या आपने मूवीज में 4 गाने ऐड कर दिए, आपने मूवी की ब्यूटी को ऐड कर दिया, मूवी में एक्ट्रेसेस अच्छी अच्छी ले ली, तो एस्थेटिक प्लेजर की वजह से भी पीपल एंजॉय वॉचिंग द सेम कंटेंट विद अ वेरिएशन. वेरिएशन कैसा? एस्थेटिक प्लेजर जो कि आईज को बहुत अच्छा लगता है. सो विद दिस द ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर. दैट्स एन एक्सेप्शन टू दिस क्वेश्चन. Now let's understand the flaw in the argument. तो flaw in the argument भी कुछ कुछ questions paradox जैसे ही होते हैं. यहां पर भी आपको discrepancy हमेशा evident होगी. जब भी आप अपने arguments पढ़ेंगे आपको लगेगा कि there is a reason that why the P and C not gelling up together. तो there is a reason. तो लेकिन paradox और flaw निकालने में एक ये फर्क होता है. paradox में आपने पैचअप करना होता है प्रीमाइस और कंक्लूजन के बीच में, आपने वो एक रीजन ढूंढना होता है जो ये बताए कि किस लिए प्रीमाइस और कंक्लूजन आपस में जेल अप नहीं कर पा रहे. ये रहता है आपका स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स के अंदर. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग बात करें फ्लॉ की, तो यहां पे आपने पैचअप नहीं करना होता, जेल अप नहीं करना होता, आपने सिर्फ फ्लॉ को फिगर आउट करना होता है कि आर्ग्यूमेंट में क्या फ्लॉ है. व्हाट इज द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द फैलेसी इन द आर्ग्यूमेंट दैट इज देयर. A reasoning error, it could be the reason error, it could be a defect, it could be a feature in the argument that is delivering a degree of support that it claims to deliver already. तो यहाँ पर when you are asked to identify a flaw, आप एक कोई नई piece of information नहीं ऐड करते हो, तो यहाँ पर जब भी any new information is given in any of the option, तो वो आपका eliminator में जाएगा. That option will be in the category of eliminators. आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना होता है कि why the argument it stand isn't logically strong, that what is the fallacy in the argument, what is the error in the argument, what is the flaw in the argument should be the point of contention whenever you are dealing with flaw in the reasonings. तो कुछ टाइप के कुछ कुछ फ्लॉज होते हैं, जैसे अक्सर, जैसे अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल अगर यहाँ पे बोलूं, तो मैंने क्या कहा, ये आर्ग्यूमेंट आपको अब खुद सोचिए कि क्यों फ्लॉ है इस आर्ग्यूमेंट में. ये आर्ग्यूमेंट ने बोला कि सपोजेडली आई हर्ड इट्स गोइंग टू रेन टुमारो. जो ऑथर है वो कह रहा है कि कल बारिश होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी रेनिंग टुमारो. इसके पीछे उसने वाई क्या दिया है, क्योंकि मैंने ये न्यूज सुनी है अपने फेवरेट चैनल पे. जो न्यूज चैनल है ऑथर का, वो फेवरेट जो चैनल है उसका, वहां पर क्योंकि उसने ये सुना है कि बारिश होगी, लेकिन बाकी के चैनल्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बारिश होगी, लेकिन ऑथर के फेवरेट चैनल ने क्योंकि कह दिया बारिश होगी, तो ये मान लेना कि बारिश होगी. एक्चुअली में यहां पर अगर हम देखें तो प्रीमाइस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से ऑथर ने ये कंक्लूजन किया. यही है इसके अंदर एक फ्लॉ. तो अपैरेंट फ्लॉ ये माना जाएगा कि अ प्रॉब्लम दैट इज आर्ग्यूअर अज्यूमिंग दैट इज अ रेडियो स्टेशन इज एक्यूरेट इन द फोरकास्टिंग. तो ये लॉजिकली सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं है कि क्योंकि फेवरेट चैनल पे सुन लिया कि कल बारिश होगी, तो ये 100% क्लेम करना कि कल बारिश हो जाएगी, जबकि बाकी के न्यूज चैनल ऐसा कुछ नहीं कह रहे, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसा कुछ नहीं कह रहा. यही आर्ग्यूमेंट के अंदर एक अपैरेंट फैलेसी है.
आर्ग्यूमेंट्स जनरली आपको कुछ कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लॉज होते हैं जो अक्सर क्वेश्चंस में गिवन होते हैं। तो एक बार क्विकली लेट्स हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ फ्लॉज सो दैट वी कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्वेश्चंस में जो क्लैट आपसे पूछता है आप फ्लॉ निकाल पाओ। तो जब कभी भी आर्ग्यूमेंट सिर्फ कंप्लीटली कस्टमरी होता है, ट्रेडिशनल होता है मतलब कि वो करंट सिनेरियो के हिसाब से बात नहीं कर रहा। मतलब एक आर्ग्यूमेंट ने कहा कि सपोजिटली अगर मैं बोलूं कि पहले देयर वाज अ सती प्रथा सिस्टम, तो आर्ग्यूमेंट ने कहा कि पहले क्योंकि सती प्रथा सिस्टम होता था तो आज की डेट में भी वाइफ्स को अपने हस्बैंड की पैर पे लेट जाना चाहिए क्योंकि ट्रेडिशन में ऐसा होता था। तो यही आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ है कि ये एक आउटडेटेड आर्ग्यूमेंट है, ये अप टू डेट आर्ग्यूमेंट नहीं है एज पर द लॉ। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट को सिर्फ पॉपुलैरिटी के बिहाफ पे पिक कर लेना कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज पॉपुलर, मैंने बोला कि दिस ड्रिंक इज वेरी पॉपुलर एंड पीपल यूज टू बाय दिस ड्रिंक और देयरफॉर दिस ड्रिंक मस्ट बी न्यूट्रिशियस। तो कोई ड्रिंक अगर पॉपुलर है ये मान लेना कि वो ड्रिंक न्यूट्रिशियस भी है, यही आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ है। एग्जाम्पल अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करें तो कोका कोला एंड ऑल दैट आर वेरी मच फेमस, लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर नॉट न्यूट्रिशियस। तो जस्ट बिकॉज दे आर पॉपुलर ब्रांड्स हम ये मान ले कि वो न्यूट्रिशियस भी हैं, ये आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ माना जाएगा। तो अपीलिंग टू द पॉपुलैरिटी इज ऑल्सो अ फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। Similarly, appealing to the customs, appealing to the history is also a kind of flaw in the argument. Appealing to emotions, logical reasoning में हमेशा emotions always has to take a back seat. तो कोई भी ऑप्शन अगर आप पिक कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रीमाइस और कंक्लूजन को इमोशन के कनेक्टिंग कॉर्ड से जोड़ रहे हैं तो वो भी हमारे आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ ही माना जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट बिकॉज आर्ग्यूमेंट को एक अथॉरिटी सपोर्ट कर रही है तो हम ये मान लेना कि वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट के अंदर फ्लॉ में आएगा। जैसे अक्सर होता है बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स ने अगर किसी चीज के लिए मना किया है तो पेरेंट्स ये मान लेना, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है अगर हमने कह दिया तो बिल्कुल सही है। पर बच्चों का ये कहना है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, आप बड़े हैं, आप अथॉरिटी रखते हैं अपने पास, तो हम ये अज्यूम कर लें कि आप हमेशा जो कह रहे हो सही कह रहे हो। ये एक आर्ग्यूमेंट का बिल्कुल एक फ्लॉ होता है। 90% ऑल्दो पेरेंट्स सही होते हैं, लेकिन 10% कभी कभी बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट अथॉरिटी। फॉल्स डाइकोटमी, आर्ग्यूमेंट में जो डाइकोटमी है वो बिल्कुल टू एक्सट्रीमिटीज पे है एंड दैट एक्सट्रीमिटीज आर इन द फॉल्स नोशन, तो इसको भी हम आर्ग्यूमेंट के फ्लॉ में ही कवर करेंगे। कंफ्यूजिंग वर्सेस नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस, मतलब हम लोग एक सफिशिएंट कंडीशन को अगर नेसेसरी कंडीशन माने, जरूरी कंडीशन माने, या एक नेसेसरी कंडीशन को सफिशिएंट कंडीशन मान ले, तो ये भी आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ ही होता है। सपोज कि अगर हम बोलें इफ द बेबी इज क्राइंग, अगर बच्चा रो रहा है और मैंने बोला कि द चाइल्ड मस्ट बी हंग्री, मस्ट बी हंग्री का मैंने मतलब बोला है कि बच्चा रो रहा है तो डेफिनेटली बच्चे को भूख लग रही होगी। माना बच्चे के रोने के पीछे हंगर एक बड़ा कॉज हो सकता है, लेकिन बच्चा इसीलिए रो रहा है क्योंकि वो हंग्री है, यही मान लेना इकलौता रीजन बच्चे के रोने के पीछे हंगर है, ये आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ है। क्या पता बच्चा अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हो, क्या पता बच्चे की तबीयत खराब हो इस वजह से बच्चा रो रहा हो, तो कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं बच्चे के रोने के, लेकिन आर्ग्यूमेंट ये मान रहा है कि बच्चे को अगर बच्चा रो रहा है तो डेफिनेटली बच्चा मस्ट बी हंग्री ओनली, आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ माना जाएगा। तो ऑलवेज बी अवेयर बिटवीन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस इन दिस केसेस। हेस्टी जनरलाइजेशंस, जब हम किसी भी चीज को वाइडली अप्लाई करते हैं, हेस्टली अप्लाई करते हैं, जनरलाइज प्रिंसिपल में अप्लाई करते हैं, जबकि वो हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, तो वो आपके आर्ग्यूमेंट के फ्लॉ के स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड होंगे। Apart from that, conflation in which you put two or more things together that are not even related. तो मतलब कि connecting the unrelating things is also the flaw in the argument. इस तरीके से आपको अभी क्वेश्चंस में मिलेंगे ऑप्शंस, अनफेयर एनालॉजीज जिसको हम कहते हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ ही मान लिया जाता है। स्ट्रॉमैन,
So in this case, the kind of flaw in the straw man cases is that when you misinterpret or exaggerate one part of the opponent's argument in order to dismiss it, the entire argument. Exaggerating मतलब आपके सामने किसी ने कुछ बात बोली है, उसकी बात को डिनाई करने के लिए आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं था, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेके एग्जैजरेट करके आप उसके आर्ग्यूमेंट को इनवैलिडली अगर डिनाई करते हो तो दैट्स अ स्ट्रॉ मैन फ्लॉ दैट यू नीड टू अवॉइड इन द क्वेश्चंस. फॉल्स कॉज, तो इसमें क्या होता है, कॉज और इफेक्ट होता है किसी चीज का. जैसे मैं बोलूंगी द कॉज इज विंटर्स और उसका इफेक्ट क्या होता है, दैट वी स्टार्ट वेयरिंग दी वूलन क्लोथ्स, वी स्टार्ट यूजिंग दी हीटेड इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस एंड सो ऑन. तो ये कॉज है विंटर्स, इसका इफेक्ट है वूलन क्लोथ्स. तो फ्लॉ आर्ग्यूमेंट में वो होता है जिसमें रिवर्स कर देते हैं हम कॉज और इफेक्ट को, वो आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ बन जाता है. सपोज अगर आर्ग्यूमेंट ये कह रहा होता कि वूलन क्लोथ्स पहनने की वजह से ही सर्दियां आती हैं, तो मतलब इंसान अगर गर्मियों में वूलन क्लोथ्स पहनेगा तब भी सर्दियां आ जाएंगी. तो मैंने क्या बोला, वूलन क्लोथ्स पहनने की वजह से सर्दियां आती है, मतलब वूलन क्लोथ्स इज द कॉज एंड विंटर्स इज द इफेक्ट. ये आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ है क्योंकि मैंने कॉज को इफेक्ट और इफेक्ट को कॉज मान लिया. दैट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ फ्लॉ दैट आर्ग्यूमेंट ऑफर्स टू यू. स्लिपरी स्लोप इज मेकिंग वन और मोर अनसपोर्टेड लीप्स इन दी आर्ग्यूमेंट. जब आप आर्ग्यूमेंट में बहुत मेजर लीप्स ले लो, मतलब मेजर जंप्स ले लो आर्ग्यूमेंट में विदाउट इवन कनेक्टिंग दी आर्ग्यूमेंट, तो उस केस में स्लिपरी स्लोप मान लिया जाता है. सर्कुलर आर्ग्यूमेंट का मतलब है दैट इज जस्ट लिंकेजिंग लाइक सर्कुलर, इट्स लाइक अ सर्कमलोक्यूंट आर्टिकल. इस केस में जैसे पीपल लाइक डॉग्स बिकॉज डॉग्स आर काइंड पेट्स दैट पीपल लाइक. लोग डॉग्स को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो काइंड है, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं. तो एक ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है, ये टोटल एक प्रीमाइस है, कोई प्रीमाइस के बाद हम कंक्लूजन पे जंप नहीं हो पाए, तो इट्स लाइक अ सर्कमलोक्यूंट आर्ग्यूमेंट. देयरफॉर इस केस में हम इसको फ्लॉ की कैटेगरी में ही डील करेंगे. पहले एक सिंपल एग्जांपल से ट्राई करते हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ऑन फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट. सिंपल आर्ग्यूमेंट कहता है कि ऑल ब्लू बर्ड्स आर बर्ड्स. तो हमने कहा जितने भी ब्लू बर्ड्स होते हैं वो अल्टीमेटली बर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि बर्ड्स के वेरियस स्पीशीज हैं, ब्लू बर्ड, रेड बर्ड, येलो बर्ड, किवी, स्पैरो, व्हाटएवर. तो ब्लू बर्ड्स भी अल्टीमेटली सारे बर्ड्स होते हैं. तो इस बात से ऑथर ने क्या एनालॉजी डेवलप की, ऑल सस्पेक्टेड टेररिस्ट आर टेररिस्ट, मतलब जिन टेररिस्ट पे हमें शक है, सस्पेक्टेड टेररिस्ट का मतलब है जिन पे शक है, मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो टेररिस्ट हैं कि नहीं, तो सस्पेक्टेड टेररिस्ट को भी टेररिस्ट मान लेना इस केस में आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ है. और ये हो गया आपका फ्लॉ ऑफ अनफेयर एनालॉजी. Therefore, because not all the suspected terrorists are terrorists, माना सारे ब्लू बर्ड्स बर्ड्स तो हैं, लेकिन जिन लोगों पे भी शक है उनको ऑटोमेटिकली टेररिस्ट की कैटेगरी में डाल देना आपका आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ है. दैट इज द अनफेयर एनालॉजी दैट इज बीइंग ड्रॉन आउट हियर. Okay, now let's move ahead with a few questions. Okay, so this is the passage. Let's apply the reasoning of flaw that we have just covered. Okay, तो passage क्या कहता है आइए देखते हैं. Clearly during past 2 years, unemployment situation in our city has been improving. तो हमने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारी कंट्री में इम्प्रूव हो गया है, मतलब लोगों को इसका मतलब जॉब मिल गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर गया है हमारी कंट्री में, सिचुएशन इंप्रूव हो गई है. स्टडीज ने ये बोला कि नंबर ऑफ पीपल जो अनएम्प्लॉयड थे, क्योंकि उन्होंने जॉब ढूंढना बंद कर दिया है, इसीलिए हमने ये ऊपर वाली बात कंक्लूड करी. नीचे की बात क्या है, प्रीमाइस उसने कहा कि पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स, जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे थे, उस केस में हमने देखा उसमें ड्रॉप आ गया. तो क्योंकि हमने देखा कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उसमें ड्रॉप आ गया, उस स्टडी में हमने देखा काफी लोग अब नहीं हैं जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स पे, तो हमने ये मान लिया कि इसका मतलब उन लोगों को जॉब मिल गई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब कंट्रोल में है. तो फ्लॉ ये भी तो हो सकता है कि क्या पता लोगों ने जॉब ढूंढना बंद कर दिया हो, थक चुके हो ढूंढते ढूंढते. ये भी हो सकता है कि क्या पता लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया हो, अपना फ्रीलांसिंग वर्क शुरू कर दिया हो. तो जस्ट बिकॉज लोगों ने जॉब ढूंढना बंद कर दिया है,
ऑथर ने ये कंक्लूड कर लिया कि इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इस टाइम पे कंट्रोल में आ चुका, यही है हमारे आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ। तो इस केस में क्या होगा फ्लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? फर्स्ट कहता है ऑथर ये प्रिज्यूम कर रहा है विदाउट प्रूविंग एनी जस्टिफिकेशन दैट गवर्नमेंट इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑप्शन। रिलाइज ऑन द डेटा फ्रॉम पीरियड दैट इज टू शॉर्ट, टू शॉर्ट पीरियड डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, 2 years इज अ गुड इनफ टाइम। फेल टू टेक इन टू द अकाउंट द पॉसिबिलिटी दैट जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्होंने who still desire have stopped looking for the jobs, bang on, that's a correct answer, यही है आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ। डी ने कहा कि इन्होंने अकाउंट में नहीं लिया सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स, अगेन गवर्नमेंट के एफर्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लुकिंग आउट फॉर द जॉब्स इज अनरिलेटेड, देयरफॉर दिस हैज टू बी एन एलिमिनेटर। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, साइकोलॉजिस्ट ने कहा एक स्टडी हुई 436 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, जिसमें देखा गया कि जो बच्चे दिन भर में छोटे छोटे शॉर्ट नैप्स लेते थे पूरे दिन, उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हुई। इन्होंने कहा कि कॉज क्या था? शॉर्ट नैप्स लेना, जो झपकियां लेते थे बच्चे, उनको प्रॉब्लम क्या हुआ, उनका रिजल्ट क्या हुआ? उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई। इंसोम्निया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, मोर फ्रीक्वेंटली देन दोज हु डिड नॉट। मोर ओवर जो लोग काम करते हैं कमर्शियल फिशिंग वेसल्स में, वहां पर भी वो लोग इररेगुलर स्लीप पैटर्न्स पे रहते हैं। तो मतलब यहां पर अगेन बोला गया कि इररेगुलर स्लीप पैटर्न्स जो थे उसकी वजह से उन फिशरमैन, और वो फ्रीक्वेंट नैपिंग करते थे, उन लोगों को भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई। तो अल्टीमेटली जो लोग छोटी छोटी झपकी लेते थे और जो लोग इररेगुलरली स्लीप पैटर्न्स रखते थे, उन सबको अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम हुआ? इंसोम्निया, जो कि ऑथर के हिसाब से इफेक्ट है। सो ये मान लिया गया कि नैपिंग लीड्स टू इंसोम्निया। कॉज क्या है? नैपिंग, छोटी छोटी झपकियां लेना, ये कॉज है। मतलब अगर आपको छोटी छोटी झपकियां लेने की आदत है तो अल्टीमेटली इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो ऑथर ने यहां पर ये चीज नहीं सोची कि इंसोम्निया कॉज है, इंसान को ऑलरेडी बीमारी है नींद ना आने की, स्लीपलेसनेस होने की, जिसका इफेक्ट है कि उसको दिन भर में छोटी छोटी झपकियां आती हैं, क्योंकि जब सोने का एक्यूरेट टाइम होता है तब तो नींद नहीं आती। तो कॉज को इफेक्ट और इफेक्ट को कॉज मान लिया है ऑथर ने, यही है आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दी ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये कहता है कि प्रिज्यूम कर लिया जस्टिफिकेशन दिए बिना कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिनको इंसोम्निया था, देन डू मेंबर्स ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने दो पॉपुलेशन को सर्च कर लिया, सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों पे डेटा नहीं निकाला। प्रिज्यूम दैट ऑल इंस्टेंसेस ऑफ इंसोम्निया हैव द सेम कॉज, मतलब सेम कॉज है, इंसोम्निया के अलग अलग कॉजेस भी हो सकते हैं। Fail to provide a scientifically respectable definition of term napping. Definition of napping was not important over here. Fails to consider the possibility that daytime napping is actually the effect. Yes, that's a correct answer. And इसका cause है insomnia. That is why reverse cause effect किया. And therefore D is the correct answer choice. Moving ahead with another question. Politician ने बोला कि सपोज करते हैं सेंसरशिप रॉन्ग है अपने आप में। सेंसरशिप का मतलब होता है जैसे मूवीज, बुक्स वगैरह पे सेंसरशिप मानी जाती है, मतलब अगर कोई भी कंटेंट अनॉयंस क्रिएट कर सकता है, हेट्रेड क्रिएट कर सकता है, या किसी चीज को एब्रोगेट करेगा, तो वहां पर मूवी से वो वाला पार्ट कट कर देते हैं, बुक्स से वो वाला पार्ट कट कर देते हैं। तो ऑथर कहता है, पॉलिटिशियन कहता है, मान के चलते हैं सेंसरशिप गलत है अपने आप में, एज मॉडर्न लिबरल्स टेंड टू बिलीव। देन अब उसने क्या बोला? सेंसरशिप गलत है ऑथर के हिसाब से। इसका एग्जाम्पल उसने कैसे दिया अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, कि अगर कोई एक्टर किसी पिक्चर में एक पार्ट रिफ्यूज करता है क्योंकि फिल्म ग्लैमराइज करती है पॉइंट ऑफ व्यू एबोरेंट टू द एक्टर्स, वुड बी मॉरली रॉन्ग। तो इस केस में अगर कोई एक्टर किसी मूवी में रिफ्यूज करता है रोल, किस बात पर? क्योंकि जो मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू था वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैश कर रहा था। जो मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू था, सपोज मूवी थी सेक्युलर रिलीजन के ऊपर कि इंडिया में कोई पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऑथर
किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ही मानता था और ऑथर के हिसाब से सेक्युलरिज्म गलत चीज है, तो उस केस में अगर ऑथर मूवी का रोल रिजेक्ट करता है तो ये चीज मॉरली रॉन्ग है। ये ऑथर जो एक्टर है वो ये काम एक तरीके से अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो वो गलत काम कर रहा है। वो एक्टर, अगर कोई एक्टर किसी मूवी को इस बिहाफ पे रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि मूवी का जो प्लॉट है वो उसकी खुद की सोच से मैच नहीं करता अगर, तो उस केस में जो एक्टर है वो गलत कर रहा है, वो मॉरली रॉन्ग है। बट दिस कंक्लूजन इज absurd. It follows that censorship is not after all wrong in itself. तो ऑथर ने इस बात से therefore क्या बोला, तो क्योंकि ये गलत है therefore उसके हिसाब से censorship is not wrong in itself. एक फालतू के एग्जाम्पल से जो रिलेट भी नहीं कर रहा सेंसरशिप को, उससे ऑथर ने क्या बोल दिया कि क्योंकि एक्टर जब मूवी का रोल रिफ्यूज कर रहा है तो जब वो गलत है और एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मान के चलते हैं सेंसरशिप भी अपने आप में सही है। तो आपको भी लगेगा पढ़ते पढ़ते कि यार ये दोनों चीजें तो वैसे भी जेल अप नहीं हो रही। सेंसरशिप को जस्टिफाई करने के लिए जो एग्जाम्पल ऑथर देना चाहता है वो टोटली अनरिलेटेड है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस नाउ ऑफ द फ्लॉज। यूजेस द टर्म लिबरल इन ऑर्डर टू डिस्क्रेडिट द पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा ऑथर ने नहीं करना चाहा। Taking for granted that there is a moral obligation to practice one's profession, प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए मॉरल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, सेंसरशिप से कोई कनेक्टिविटी नहीं है इसकी। Drawing a conclusion that is inconsistent with the premise it accepts, drawing a conclusion that is inconsistent। अब ऑथर का जो कंक्लूजन था सेंसरशिप इज नॉट बैड, वही ऑथर का प्रिमाइस था दैट सेंसरशिप इज नॉट बैड। तो इस वाले ऑप्शन ने कहा कि कंक्लूजन और प्रिमाइस रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑथर का रिलेट कर रहे हैं। ऑथर का बीच का एग्जाम्पल रिलेट नहीं कर रहा है। कंक्लूजन प्रिमाइस तो उसने सेम बोल दिए कि सेंसरशिप इज नॉट बैड, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेशन में जाएगा। डी ने कहा ऑथर ने प्रिज्यूम कर लिया विदाउट प्रूविंग जस्टिफिकेशन, मतलब एक्यूरेट एग्जाम्पल दिए बिना ऑथर ने ये प्रिज्यूम कर लिया कि अगर कोई मूवी का रोल डिक्लाइन करता है वो सेंसरशिप जैसा ही मान लिया जाएगा, और क्योंकि मूवी का रोल डिक्लाइन करना सही है तो सेंसरशिप भी सही है। तो देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। मूविंग अहेड, रे कहती है सिंथिया ने क्लेम किया दैट उसकी गाड़ी का जो ट्रंक है, जो आगे का जो पार्ट होता है कार का, वो बार बार पॉपअप हो जाता है जब भी गाड़ी किसी भी गड्ढे को या पॉट होल से गुजरती है, तो अपने आप जो गाड़ी का ट्रंक का जो कैप है वो अपने आप खुल जाता है। Yet she also acknowledged that trunk in that car had popped up on several other occasions also। मतलब उसने अल्टीमेटली ये भी माना है कि जरूरी नहीं है जब गाड़ी पॉट होल पे से गुजरती है तभी ढक्कन खुल जाता है, ढक्कन बहुत बार वैसे भी खुल जाता है, इसका मतलब उसकी गाड़ी का ढक्कन ही खराब है। And that on the none of other occasions had the car hit the pothole। Exactly, pothole को हिट किए बिना भी गाड़ी का ढक्कन आराम से अपने आप खुल जाता है। Therefore, Scindia mistakenly attributed the trunks popping to the cars having hit the pole। तो therefore Scindia ने गलत mistakenly सोच लिया है कि गाड़ी का ढक्कन सिर्फ तभी, ट्रंक का जो कैप है वो सिर्फ तभी खुलता है जब गाड़ी किसी पॉट होल या किसी गड्ढे पे से मड पॉट से होके गुजरती है। यहां पर रे की आर्ग्यूमेंट में अल्टीमेटली क्या है एक फ्लॉ जो रे की बात में हमें दिखा। तो जो रे की बात में यहां पे फ्लॉ है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। द फ्लॉ इज स्टेटिंग दैट fails to consider the possibility that trunk of other cars may pop open when those cars hit the poles। अदर कार्स की कोई बात यहां पर नहीं हो रही, सिर्फ सिंधिया के कार के बारे में बात हो रही है। फेल टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट पॉट होल्स हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। पॉट होल के तो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन बाकी ओकेजन्स पे जो कार का ट्रंक खुल रहा है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ऑथर ने प्रिज्यूम करा जस्टिफिकेशन दिए बिना दैट इफ वन इवेंट कॉजेज अनदर इट कैन नॉट ऑल्सो कॉज अ थर्ड इवेंट। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि किसी थर्ड इवेंट की कोई बात नहीं हो रही, दो ही इवेंट की बात हो रही है। डी में fails to consider the possibility that one type of event, what is one type of event? The opening of the trunk। ऑथर ने यहां पर यह बात ढंग से नहीं देखी कि वन टाइप ऑफ इवेंट जो मतलब गाड़ी का ट्रंक खुलना है ये हो सकता है अलग अलग तरीकों से। What are many different ways? पॉट होल्स इसका रीजन है
और ऑथर ने कहा अदर ओकेजन्स पे भी कार का ट्रंक खुल गया है, माइट बी द स्पीड ब्रेकर और माइट बी द एग्जैक्ट हैंड ब्रेक पुलिंग और समथिंग लाइक दैट, और मे बी सडन ब्रेक, अदर ओकेजन्स पे भी खुल जाता है। तो ऑथर ने एक टाइप के इवेंट को ये देखना भूल गया ऑथर कि ये इवेंट अलग अलग तरीकों से भी हो सकता है। दैट इज द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट गिवन टू अस। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, इंडस्ट्रियलिस्ट का ये कहना है कि एनवायरमेंटलिस्ट कंटेंट करते हैं कि एमिशंस जो हमारी फैक्ट्री में से निकलते हैं वो हेल्थ रिस्क देते हैं लिविंग द डाउनविंड। तो मतलब जितने भी फैक्ट्री का एमिशंस हैं, द सीवेज एंड द स्मोक, इट इज नेगेटिवली इंपैक्टिंग द हेल्थ ऑफ पीपल। The only testimony presented in support of this contention comes from the resident of the communities surrounding the factory. तो यहां पर इस बात को प्रूफ करने के लिए जो आसपास के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी इस बात को ऑथर की सपोर्ट किया कि हाँ इस फैक्ट्री की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। बट ओनली अ ट्रेन साइंटिस्ट, सिर्फ एक ट्रेन साइंटिस्ट एक्चुअली में डिटर्मिन कर सकता है कि क्या सच में वेदर और नॉट दीज एमिशंस आर डेंजरस, मतलब कि लोगों का कहना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ट्रेन्ड साइंटिस्ट ही बता सकता है कि एक्चुअली में एमिशंस जो हैं वो हेल्थ रिस्क क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड नन ऑफ द रेजिडेंट्स आर साइंटिस्ट, मतलब ये जो कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री के पोल्यूशन और एमिशन से हमें प्रॉब्लम हो रही है, इन लोगों में से क्योंकि कोई साइंटिस्ट नहीं है तो हम इनकी बात से सहमत नहीं हो सकते, हम इन लोगों की बात में दम नहीं मान सकते। देयरफॉर फैक्ट्री के जो एमिशंस हैं प्रेजेंट नो रिस्क, मतलब क्योंकि कम्युनिटी के लोग जो कह रहे हैं कि हम लोगों को अफेक्ट हो रहा है क्योंकि उनमें से कोई साइंटिस्ट नहीं है, तो हमने देयरफॉर क्या कंक्लूड कर लिया कि जो फैक्ट्री है वो कोई रिस्क नहीं दे रही लोगों को। पढ़ते के साथ ही आपको लगा होगा कि क्योंकि ऑथर ने जस्टिफिकेशन बड़ी बेकार की दी है ये ट्रेन साइंटिस्ट वाली, इसीलिए प्रीमाइस और कंक्लूजन जेलअप नहीं कर पा रहे हैं, यही है इस आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ। लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस नाउ। ऑथर ने इंप्यून किया द मोटिव्स ऑफ रेजिडेंट रादर देन द एक्सेसिंग द रीजंस ऑफ कंटेंशन। रेजिडेंट्स के मोटिव्स के बारे में ऑथर ने कुछ बात नहीं करी, तो इट्स अ फार फेच्ड ऑप्शन। ऑथर ने कंसिडर नहीं करा सेफ्टी ऑफ एमिशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज की तो कोई बात ही नहीं हुई, फैक्ट्री की बात हो रही है सिर्फ। प्रेजेंट्स नो टेस्टिमनी फ्रॉम साइंटिस्ट दैन द एमिशंस आर सेफ, तो यहां पर भी अल्टीमेटली साइंटिस्ट की उन्होंने टेस्टिमनी नहीं लगाई, यहां पर ये नहीं है फ्लॉ। फ्लॉ है कि लोगों की बात को झूठा साबित कर दिया क्योंकि उनमें से कोई साइंटिस्ट नहीं था, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। फेल्स टू डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ द फैक्ट्री टू द सराउंडिंग कम्युनिटी, तो यहां पर ये वाला आपका इनकरेक्ट में जाएगा, इनफैक्ट ये करेक्ट में जाएगा क्योंकि इसने कहा कि ऑथर ने फैक्ट्री के बेनिफिट्स डिस्कस नहीं करे जो आसपास की कम्युनिटी को हो रहे हैं। ऑथर ने टोटली सिर्फ डिस्कस किया था हेल्थ रिस्क, ऑथर ने बेनिफिट्स का पैसेज के अंदर डिस्कशन भी नहीं किया। तो ऑथर ने अगेन सी दैट विल मेक सी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी ने कहा किसी ट्रेन्ड साइंटिस्ट की टेस्टिमनी दिए बिना ये मान लेना कि कम्युनिटी के लोग झूठ बोल रहे हैं, कम्युनिटी के लोगों की वैलिडेशन फॉल्स है। अगर कोई साइंटिस्ट कहता कि हाँ जो फैक्ट्री के एमिशंस हैं वो सेफ हैं, तब तो हम मानते कि साइंटिस्ट ने कह दिए तो इसका मतलब कम्युनिटी के लोगों को नॉलेज नहीं थी और ट्रेन साइंटिस्ट को नॉलेज थी। ट्रेन साइंटिस्ट के किसी भी क्लेम दिए बिना ये मान लेना कि लोगों में से क्योंकि कोई साइंटिस्ट नहीं था तो लोगों का वर्डिक्ट गलत है, साइंटिस्ट ही वर्डिक्ट ठीक दे सकता था, बिना साइंटिस्ट के वर्डिक्ट के ओके कर देना कि फैक्ट्री में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, यही है आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ जो कि सी ऑप्शन में मेंशन है। देयरफॉर सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, सिडनी कहती है पेरेंट्स डिफर इन देयर बिलीव्स अबाउट द रूल्स टू विच देयर चिल्ड्रन शुड बी सब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट पेरेंट्स डिफरेंट पेरेंटिंग, हर किसी को हर पेरेंट को अलग चीज लगती है। कोई पेरेंट्स को लगता है कि पर्टिकुलर पेरेंटिंग का स्किल सही है, किसी को लगता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। सो एनी डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर इन स्कूल, जब भी आप स्कूल का डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इट इज बाउंड टू क्रिएट रिजेंटमेंट। ऑब्वियसली कुछ पेरेंट्स उससे सेटिस्फाई होंगे, कुछ पेरेंट्स को लगेगा ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है स्कूल।
तो इट विल बाउंड टू क्रिएट रिजेंटमेंट बिकॉज इट विल कॉन्ट्राडिक्ट सम पेरेंटल अप्रोचेस टू रेजिंग चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है। सपोज कि स्कूल ने कोई नई पॉलिसी निकाली है कि अगर बच्चों ने होमवर्क नहीं किया तो हम उनको 1 वीक के लिए सस्पेंड कर देंगे सपोजिडली, तो कुछ पेरेंट्स को लगेगा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बच्चों को स्ट्रिक्टनेस से ही समझ में आता है कि हाउ डेडिकेटेडली दे शुड बी डूइंग द होमवर्क। कुछ पेरेंट्स को लगेगा यार ये तो ओवर स्ट्रिक्ट मेजर है, इतनी सख्त सजा। तो हमेशा ये प्रॉब्लम कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज आएंगे, ये बात थी सिडनी ने कही। इस बात पे स्टेफनी ने क्या रिप्लाई किया, जो तुम्हारा कंक्लूजन है ना वो इनकरेक्ट है। उसने कहा तुम्हारा कंक्लूजन ही इनकरेक्ट है। कैसे? एजुकेशनल रिसर्च ने ये बात कही कि जब पेरेंट्स लिस्ट करते हैं थिंग्स को दैट दे मोस्ट वांट देयर चिल्ड्रन इन देयर स्कूल टू प्रोवाइड, गुड डिसिप्लिन ऑलवेज कम्स ऑन द फर्स्ट पैरिटी। मतलब इसने कहा कि जब हम पेरेंट्स की नीड्स की बात करते हैं, पेरेंट्स नीड्स फ्रॉम स्कूल या जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है स्कूल में, उस लिस्ट में गुड डिसिप्लिन सबसे टॉप करता है चार्ट को। तो यहां पर स्टेफनी की बात आप खुद सोचो, अगर सिडनी हम होते या आप सिडनी होते तो सिडनी कहती मैं तेरी बात से अग्री कर रही हूं, मैंने कब बोला कि डिसिप्लिन नहीं चाहिए पेरेंट्स को, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि हर पेरेंट्स का डिसिप्लिन का डेफिनेशन अलग अलग होता है। तो स्टेफनी ने इसकी बात को, इसके कंक्लूजन को झूठा बोला, लेकिन कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं दी इस बात की, फालतू का रीजन दिया है यहां पर, कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं दी। यही है आर्गुमेंट का फ्लॉ। लेट्स लुक इनटू द ऑप्शंस नाउ। पहला ऑप्शन कहता है इट फोकसेस ऑन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च की कोई बात नहीं हुई, एलिमिनेटर, क्लियर एलिमिनेटर। ये एड्रेस कर रहा है मोर जनरल इशू दैन एड्रेस्ड इन द सिडनीज आर्ग्यूमेंट। तो ये सिर्फ एक जनरल इशू को डिस्कस कर रहा है, सिडनी के आर्ग्यूमेंट को एड्रेस नहीं कर रहा। कंसिडरेबल ऑप्शन है। इट डज नॉट काउंटर सिडनी सजेशन दैट पेरेंट्स हैव डाइवर्स आइडियाज ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड डिसिप्लिन। बिल्कुल सही है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि इसने सिडनी की बात को काउंटर नहीं किया, सिडनी के सजेशन को काउंटर नहीं करा कि पेरेंट्स के डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स होते हैं, डिसिप्लिन की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, उस बात को उसने काउंटर नहीं किया। द फ्रेज हाई ऑन द लिस्ट इज नॉट स्पेसिफिक इनफ टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब हाई ऑन द लिस्ट वर्ड होता नहीं होता तब यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती, तो ये भी आपका आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन में जाएगा and therefore C is the correct answer choice. बाइन कहता है one of our club's bylaws specifies that any officer, हमारे जो क्लब, उनका कोई क्लब होगा सोसाइटी क्लब, उसके कुछ बायलॉज हैं, उसका रूल क्या है, एनी ऑफिसर हु फेल्स टू अपीयर ऑन टाइम फॉर एनी वन ऑफ द क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स। मतलब कोई भी ऑफिसर, अगर उस ऑफिसर ने क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग अगर किसी वजह से हु फेल्स टू अपीयर ऑन टाइम, अगर उस केस में कोई भी क्वार्टरली मीटिंग पे हमारा कोई भी ऑफिसर टाइम पे नहीं पहुंचा, और हु मिसेस टू ऑफ द मंथली जनरल मीटिंग्स। कोई भी ऑफिसर अगर क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग पे टाइम पे नहीं पहुंचा, या कोई भी ऑफिसर 2 जनरल मीटिंग को मिस कर देगा, अगेन आर मंथली, मंथ में 2 मीटिंग्स को अगर मिस कर देगा तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे। मतलब ये 2 क्राइटेरिया हैं, अगर इनमें से कुछ भी किया ऑफिसर ने तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब एक पर्सन का नाम है थिबोडॉक्स, एन ऑफिसर रिसेंटली गॉट सस्पेंडेड। तो अभी रिसेंटली एक ऑफिसर सस्पेंड हुआ है, दैट इज कॉल्ड थिबोडॉक्स। बट थिबोडॉक्स ने कभी भी मंथली जनरल मीटिंग मिस नहीं की थी। मतलब थिबोडॉक्स ने कभी भी ये चीज तो नहीं की थी, शायद उसने वो चीज करी हो ऊपर वाली, क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग पे टाइम पे ना पहुंचाओ, लेकिन ये तो बोल दिया कि उसने मंथली मीटिंग कभी भी मिस नहीं की थी। देयरफॉर थिबोडॉक्स मस्ट हैव फेल्ड टू अपीयर ऑन टाइम फॉर द क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग। तो ऑथर ने अब ये बोल दिया, इसका मतलब डेफिनेटली 100% सस्पेंशन उसका इसीलिए हुआ है क्योंकि क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग पर वो टाइम पे नहीं पहुंचा होगा।
अब आर्ग्यूमेंट में देखते हैं फ्लॉ क्या है। आर्ग्यूमेंट का पहला ऑप्शन ये कहता है फेल्स टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट थिबोडॉक्स हैज अराइव लेट फॉर 2 और मोर मंथली जनरल मीटिंग्स। मंथली जनरल मीटिंग्स में तो लेट अराइव करने पे सस्पेंशन है ही नहीं, एब्सेंटिज्म पे होगा सस्पेंशन। बी ने कहा इसने प्रिज्यूम कर लिया जस्टिफिकेशन दिए बिना कि इफ सर्टेन इवेंट्स ईच प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिजल्ट then no other event is sufficient to produce that result. Exactly. यहां पर आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो क्राइटेरिया है सस्पेंशन का, ये सिर्फ पूरा प्रोसेस मीटिंग रिलेटेड है। यही है आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ। इस आर्ग्यूमेंट ने ये बोला है कि हम ऑफिसर को सस्पेंड कर देंगे, और ये दोनों क्राइटेरिया आप देख रहे हो मीटिंग से रिलेटेड है कि या तो अगर आपने जनरल मीटिंग मंथ में 2 मिस कर दी या बोर्ड मीटिंग पे टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ऑफिसर को किसी और रीजन की वजह से क्या सस्पेंशन कभी हो ही नहीं सकता। ये वाला क्राइटेरिया सिर्फ मीटिंग रिलेटेड है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और रीजन नहीं है सस्पेंशन का। सपोजेडली हाइपोथेटिकली अगर कोई ऑफिसर कंपनी में सेक्सुअल असॉल्ट करेगा या कोई ऑफिसर कंपनी में अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा तो उसका भी तो सस्पेंशन हो सकता है। सस्पेंशन का ओनली एंड ओनली रीजन यही दोनों होना ही आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ने ये मान लिया कि अगर बॉस इस बंदे ने ये नहीं किया तो डेफिनेटली इसने वो किया होगा तभी इसका सस्पेंशन हुआ है। यही है आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ जो कि बी ऑप्शन में गिवन है कि सर्टेन इवेंट्स, मतलब वो 2 मीटिंग वाले इवेंट्स अगर एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं सस्पेंशन, तो इसका मतलब ऑथर का ये मान लेना है कि कोई और रीजन नहीं हो सकता जिस वजह से ऑथर का सस्पेंशन हुआ होगा, ऑफिसर का सस्पेंशन हुआ होगा। दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस। सी ने कहा इट टेक्स फॉर ग्रांटेड एन अजम्पशन रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूजन दैट इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश दैट कंक्लूजन। इनकरेक्ट ऑप्शन। डी ने कहा ये स्पेसिफाई नहीं कर पाया व्हाट पॉइंट समवन अराइविंग एट क्लब मीटिंग। टाइम यहां पे मैटर करता ही नहीं है सस्पेंशन से रिलेटेड, देयरफॉर एन अनरिलेटेड चॉइस। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज। एक लेटर भेजा गया एडिटर को जिसमें लिखा गया मिडिल क्लास फैमिलीज जो वेल्दी नेशन की हैं ऑफन क्रिटिसाइज फॉर इकोलॉजिकल डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम देयर लाइफस्टाइल। तो मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं वेल्दी नेशंस में, रिच नेशंस में, उनको इकोलॉजिकल बैलेंस को डैमेज करने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है अपने लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से। दिस क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी टेकन टू सीरियसली, मतलब उन लोगों को जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाउएवर, सिंस its source is often a movie star or a celebrity whose own lifestyle would widely adopted, destroy the environment and deplete our resources in a short time। ठीक है, ये बात बोली गई however क्योंकि इसका सोर्स क्या है, किसने ये चीज बताई गई है कि अगर कोई मूवी स्टार या सेलिब्रिटी होगा, सपोज उनका जो लाइफस्टाइल है खुद अगर वो अडॉप्ट किया जाए तो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा, डिप्लीट करेगा बहुत शॉर्ट टाइम में। मतलब मूवी स्टार का मतलब है हम लोग हाई क्लास फैमिलीज की बात कर रहे हैं। इस ऑप्शन ने हाई क्लास फैमिलीज का एग्जाम्पल दिया है सिर्फ सेलिब्रिटी और मूवी स्टार्स के केस में। इसने कहा मिडिल क्लास फैमिलीज को दिल पे नहीं लगाना चाहिए कि उनकी वजह से इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि ऑथर का मानना है कि अगर हम मूवी स्टार और सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल लें तो उनका लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट को ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है इन कंपैरिजन टू मिडिल क्लास फैमिली। तो मूवी स्टार और सेलिब्रिटी हाई क्लास में आएंगे। तो अब आपको निकालना है कि ऑथर का क्या है आर्ग्यूमेंट के अंदर फ्लॉ। फर्स्ट ऑप्शन, ऑथर ने क्रिटिसाइज किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल गिविंग एन आर्ग्यूमेंट रादर देन क्रिटिसाइजिंग द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। बिल्कुल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल को से रीजनिंग दी है। ऑथर ने कौन से लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, मूवी स्टार और सेलिब्रिटी। तो ऑथर ने इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स से अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की रादर देन क्रिटिसाइजिंग द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। पूरे आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करा, मिडिल क्लास को क्रिटिसाइज नहीं करा, मिडिल क्लास के पैटर्न को क्रिटिसाइज नहीं करा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बता के, मूवी स्टार और सेलिब्रिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता के अपने आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, यही है आपके आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ। बी कहता है इट टेक्स फेलियर टू एक्ट कंसिस्टेंटली विद द बिलीफ एज एन इंडिकेशन ऑफ द सिंसेरिटी। तो ये कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी तो ऑथर ने अपनी आर्ग्यूमेंट में बताई ही नहीं है, देयरफॉर इनकरेक्ट ऑप्शन। सी ने कहा ऑथर ने प्रिज्यूम करा एक व्यू पॉइंट मस्ट बी अनरीजनेबल, ठीक है, यहां तक व्यू पॉइंट ये अनरीजनेबल है टू एक्सेप्ट सिंपली बिकॉज सम ऑफ द ग्राउंड्स एडवांस टू सपोर्ट डू नॉट एडिक्वेटली डू सो। कौन से ग्राउंड्स थे सपोर्टर में? कोई ग्राउंड नहीं था, नो ग्राउंड्स वर मेंशन इन द पैसेज, देयरफॉर ये ऑप्शन आपका पार्टली इनकरेक्ट है। fails to recognize the evidence advanced in support of conclusion actually is undermining that conclusion। undermine weaken नहीं कर रहा इस conclusion को, support कर रहा था उसका example, तो ये भी आपका incorrect में जाएगा। understanding another question, studies ने कहा कि individuals जिनके पास high propensity होती है risk लेने की tend to have fewer ethical principles, मतलब जो लोग ज्यादा high risk लेते हैं उनकी एथिकल वैल्यूज, एथिक्स बहुत कम होते हैं उनके अंदर। ऐसे लोगों में हम बोलते हैं एथिक्स नहीं होते, मॉरल्स नहीं होते, ये ऑथर का मानना है। टू विच दे कॉन्शियसली एडियर इन देयर बिजनेस इंटरेक्शन। ये बिजनेस लोगों की बात हो रही है, बिजनेसमैन की बात हो रही है कि जो बिजनेसमैन ज्यादा रिस्क लेते हैं अल्टीमेटली उनके एथिकल वैल्यूज बहुत कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल्स विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी एक्सेप्टेड सोशली टेंड टू हैव मोर सच प्रिंसिपल्स दैन डू मोस्ट पीपल। जबकि इंडिविजुअल्स विद स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो इंडिविजुअल्स चाहते हैं कि सोशली सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे, उनके अंदर ऐसे प्रिंसिपल ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जनरली देखा जाए तो मोर एथिकल प्रिंसिपल्स टू विच समवन कॉन्शियसली एडियर, जितने ज्यादा लोगों में एथिकल प्रिंसिपल होंगे, मोर एथिकल इज दैट पर्सन्स बिहेवियर। जितना इंसान के अंदर एथिकल प्रिंसिपल ज्यादा होंगे उतना बंदा एथिकली ज्यादा बिहेव करेगा। देयरफॉर बिजनेस स्कूल्स कैन प्रमोट, इसीलिए बिजनेस स्कूल्स को क्या प्रमोट करना चाहिए? मोर एथिकल बिहेवियर अमंग फ्यूचर बिजनेस पीपल। तो उनको बिजनेस स्कूल्स में, बी स्कूल्स में एथिक्स ज्यादा सिखाने चाहिए बाय प्रमोटिंग अमंग द स्टूडेंट्स द डिजायर टू बी एक्सेप्टेड। एथिक्स को कैसे सिखाना चाहिए? बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप ऐसे फंडास अपनाओ जिससे सोशली आपको सब एक्सेप्ट करें, आप स्टैंड आउट वाले वर्जन्स में मत जाओ, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन बी सोशली एक्सेप्टेड। एंड उनको डिस्करेज करना चाहिए कि उनको रिस्क लेने चाहिए बिजनेस में, तो रिस्क की तरफ उनको कम पढ़ाई करानी चाहिए, एथिकल बिहेवियर की तरफ उनको ज्यादा पढ़ाई करानी चाहिए। दैट इज अगेन अ क्लियर फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट दैट इज देयर। लेट्स हैव अ लुक ऑन द करेक्ट आंसर नाउ। Infer from the fact that something is usually true and always true। यूजुअली ट्रू एंड ऑलवेज ट्रू ऐसा नहीं बोला, तो यहां पे ऑथर ने सिर्फ पढ़ाई कराने के लिए बोला है, हमेशा ये सत्य होगा ये नहीं बोला है। ऑलवेज ट्रू नहीं बोला, जस्ट बिकॉज इट्स एन ऑलवेज ट्रू ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल एक्सट्रीमिटी में जाएगा और एलिमिनेशन में जाएगा। टेक्स फॉर ग्रांटेड दैट प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर इज मोर इंपॉर्टेंट। इस बात को उसने ग्रांटेड नहीं लिया, इस बात को तो बल्कि ऑथर ने प्रमोट किया है कि एथिकल बिहेवियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ग्रांटेड नहीं लिया। ऑथर ने ये कंक्लूड किया कि मेयरली फ्रॉम अ फैक्ट दैट टू थिंग्स आर कोरिलेटेड वन कॉज द अनदर। बिल्कुल ये ऑथर ने बिल्कुल सही कहा, जस्ट बिकॉज दोनों बातें रिलेटेड हैं, समवेयर रिलेटेड है कि रिस्क और एथिकल बिहेवियर कहीं ना कहीं बी स्कूल्स में रिलेटेड है, बिजनेस लोगों में रिलेटेड है, लेकिन यही मान लेना कि हमेशा रिस्क की वजह से एथिक्स जीरो हो जाएंगे और एथिक्स ज्यादा होने की वजह से रिस्क जीरो हो जाएगा, तो ये ऑथर ने वन कॉज द अनदर इज एक्चुअली द flaw in the argument that was required। डी ने कहा ऑथर ने ग्रांटेड लिया certain actions are morally wrong simply because most people। certain actions की बात ऑथर ने नहीं की, ऑथर ने general actions की बात की थी। therefore the terminology if of this option will help us to throw this option off the radar। next passage, काफी सारी बुक्स आ गई हैं जो डिस्क्राइब करती हैं द रूल्स ऑफ एटिकेट, कि हाउ यू शुड बिहेव। एटिकेट पे काफी सारी बुक्स आ चुकी हैं। यूजुअली जो इनको लिखते हैं ऑथर्स, वो मेयरली कोडिफाई करते हैं द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर बाय क्लासिफाइंग वेरियस बिहेवियर एज पोलाइट और रूड। तो जो भी ये लोग बुक लिखते हैं, जो एटिकेट्स पे बुक लिखते हैं ऑथर, वो अल्टीमेटली बिहेवियर को क्लासिफाई कर देते हैं, बुक्स के अंदर लिख देते हैं कि हाँ अच्छा यार ये वाला बिहेवियर ओके बिहेवियर है और ये बिहेवियर रूड बिहेवियर में जाएगा।
हाउएवर का मतलब है ट्रांजिशंस पे ध्यान देना है। हाउएवर का मतलब है ऑन द कॉन्ट्ररी, ये सजेस्ट करता है कि देयर इज अ सिंगल ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ पोलाइटनेस। मतलब ये बात, इससे ये पता चलता है कि जो ऑथर ने लिख दिया गुड बिहेवियर में, बस वही गुड बिहेवियर है, वही पोलाइटनेस है। मतलब ऑथर के हिसाब से जो बिहेवियर रूड में गया है वो 100% पैन वर्ल्ड रूड बिहेवियर माना जाना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड सेट बना दिया पोलाइटनेस को लेके। क्लियरली स्टैंडर्ड्स ऑफ पोलाइटनेस, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ पोलाइटनेस हैं वो वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर। ऐसा हो सकता है कि अगर आज हमारे कल्चर में हम कुछ चीज कर रहे हैं जिसको पोलाइट माना जाता है, हो सकता है दूसरे कल्चर में उसको पोलाइट ना मान के रूड माना जाता हो, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो पोलाइटनेस के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, वो कल्चर टू कल्चर मैटर करते हैं, डिफर करते हैं। तो ये मानना एब्सर्ड होगा कि टू लेबल एनी वन सेट ऑफ बिहेवियर एज करेक्ट एंड अदर एज इनकरेक्ट। तो यहां पे आप देख रहे हो, क्योंकि कल्चर टू कल्चर पोलाइटनेस के पैरामीटर्स अलग अलग हैं, ऑथर ने ये बात कह दी कि बिहेवियर को करेक्ट और इनकरेक्ट के तराजू में तोलना ही गलत होगा। मतलब इसका मतलब ऑथर के हिसाब से जो कर रहे हो सही है, किसी कल्चर में तुम्हारी जो तुम काम कर रहे हो वो पोलाइटली भी लिया जा सकता है, हो सकता है किसी कल्चर में जो आप काम कर रहे हो वो पोलाइटली नहीं लिया जा सकता। तो मतलब सेट स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि क्या पोलाइट बिहेवियर है, क्या रॉन्ग बिहेवियर है, क्या राइट बिहेवियर है। लेबल करना गलत होगा अगर मैं बिहेवियर को करेक्ट या इनकरेक्ट के पैरामीटर्स में डिवाइड करूं। तो क्लियरली कल्चर का एग्जाम्पल देखे, ऑथर ने कोई करेक्ट जस्टिफिकेशन नहीं दी अपनी बात की, उसने सिर्फ इतना बताना चाहा था कि ये डाइकोटमी लगाना गलत है, लेकिन क्यों कल्चर का एग्जाम्पल देके इनकरेक्ट जजमेंट दिए ऑथर ने, जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द करेक्ट आंसर नाउ। Reaching a conclusion about how people actually behave on the basis of assertion regarding how they ought to behave. How they behave and how they ought to behave, ऑथर ने ये वाले assertions नहीं दिए, ऑथर ने कल्चर के assertions दिए थे। Incorrect answer. Based on the generalization about all books of etiquette, सिर्फ बुक्स की बात नहीं की, कल्चर की बात भी की थी। On the few authors, तो few authors के बारे में बात की। It fails to justify its presumption regarding the influence of rules of, अब इन्फ्लुएंस क्या है रूल्स का वो ऑथर ने डिस्कस नहीं करा, सिर्फ रूल्स को डिस्कस किया, रूल्स का इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस डिस्कस नहीं किया, देयरफॉर एलिमिनेटेड। ऑथर ने ओवरलुक करी एक पॉसिबिलिटी कि जो ऑथर्स हैं एटिकेट बुक्स के आर पर्पर्टिंग टू स्टेट व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर वन पर्टिकुलर कल्चर ओनली। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है जिन्होंने, जो एटिकेट ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं एटिकेट बिहेवियर पे, क्या पता वो अल्टीमेटली सिर्फ किसी पर्टिकुलर वन कल्चर के एटिकेट्स के बारे में बता रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर एक कल्चर के एटिकेट्स के बारे में बता रहे हो, इसीलिए ये ऑथर ने समझा नहीं और यही हमारे आर्ग्यूमेंट का एक्चुअली एक्यूरेट फ्लॉ में आएगा। विद दिस वी आर डन विद द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा कभी कभी एट टाइम्स आपको पैरेलल रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपसे क्लैट एलिट पूछता है। पैरेलल रीजनिंग क्या होता है, जैसे आपको आई एम श्योर पता ही होगा कि पैरेलल लाइंस होती हैं तो इट्स लाइक द सेम लाइंस। तो पैरेलल रीजनिंग होती है जहां आपको एनालॉजी ड्रॉ करनी होती है, द सिमिलर एनालॉजी हैज टू बी ड्रॉन। अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ द एनालॉजी पैरेलल रीजनिंग, जैसे अगर आपने देखा होगा बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं कि ब्लू इज टू स्काई एज डैश इज टू ग्रास, तो आप क्लियरली बोलोगे कि ग्रीन आएगा, क्योंकि आपने कैसे देखा इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो था कलर। वो सेम पैरेलल रीजनिंग आपने यहां पर दी। सिमिलरली अगर मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि कैट इज टू किटन एज कैंगरू इज टू डैश, तो अब आपने देखा कि यहाँ पे कैट और किटन का रिलेशन क्या है कि हम लोग बेबीज की बात कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं। तो आप तुरंत सोचोगे कि कैंगरू का बेबी क्या होता है, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता। तो लेट मी जस्ट अप्राइज यू विद दिस नॉलेज। कैंगरू के बेबी को जोई बोलते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ देखा कि यहाँ रिलेशन था ऑफस्प्रिंग्स का बेबी का, सेम रिलेशनशिप हमने यहाँ ड्रॉ किया।
तो पैरेलल रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपने यही करना होता है कि जो रीजनिंग आपको मेन आर्ग्यूमेंट में गिवन है वही रीजन, वही रिलेशनशिप आपको एक किसी ऑप्शन में पिक करना होता है। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है इसके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है पैरेलल रीजनिंग के क्वेश्चन में। नंबर 1, फिगर आउट द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड C इन मेन आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले अपने मेन आर्ग्यूमेंट में जो रिलेशनशिप है प्रीमाइस और कंक्लूजन के बीच में, वो रिलेशनशिप डेसिफर करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपको वो रिलेशनशिप समझ में आए, अप्लाई दैट रिलेशन इन द ऑप्शन चॉइसेस। जो रिलेशनशिप आपको वहां पर मिला वही रिलेशनशिप आपको पैरेलली डिकोड करना होगा इन वन ऑफ द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू। स्लाइटली इजियर नॉच पे होते हैं ये क्वेश्चंस। अगर हम 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल हैमबर्गर जॉइंट्स मस्ट ऑफर फ्राइज एंड ड्रिंक्स टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू। तो मतलब जितने भी हैमबर्गर जॉइंट्स हैं उनको 2 चीजें हमेशा देनी चाहिए, फ्रेंच फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी रेवेन्यू की कॉस्ट हमेशा अच्छी रहेगी, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स उनके सेल आउट होंगे। अब इसका एक एग्जांपल दिया इन्होंने, बर्गर शैक। ये एक फूड जॉइंट का नाम है, एक रेस्टोरेंट का नाम है। बर्गर शैक इज अ हैमबर्गर जॉइंट, और क्योंकि बर्गर शैक फ्राइज और ड्रिंक्स दोनों ऑफर करता है तो क्लियरली बर्गर शैक इसी अलोंग द सेम रिलेशनशिप पे काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये सेम रीजन आपको, ये सेम रिलेशनशिप, आपने रिलेशनशिप देखा कि एक क्वालिटी को, एक पर्टिकुलर किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर वेंचर को, किसी पर्टिकुलर चीज को एक्सेल करने के लिए, मैक्सिमाइज होने के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। यहां वो फ्रेंच फ्राइज और ड्रिंक्स है, बट कोई 2 चीजें चाहिए आपको एक्सेल करने के लिए। ये रिलेशनशिप ऑथर यहां बताना चाहता है विद द वे ऑफ प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। सेम रिलेशनशिप आप फिगर आउट करोगे। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में। पहला देखते हैं ए ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन ए एंड दिस इज ऑप्शन बी। ए ऑप्शन ने कहा इट विल नेवर स्नो अनलेस द टेम्परेचर इज बिलो 40 डिग्रीज एंड देयर इज अ सफिशिएंट ह्यूमिडिटी। तो कभी भी स्नो नहीं होगी अनलेस द टेम्परेचर, मतलब स्नो होने के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और सफिशिएंट ह्यूमिडिटी भी चाहिए। थर्सडे को सफिशिएंट ह्यूमिडिटी थी लेकिन टेम्परेचर 45 था, तो एक क्वालिटी माइनस थी, ऑटोमेटिकली एलिमिनेटर। एवरी ट्रैफिक जैम इज कॉज्ड बाय 2 फैक्टर। 2 वजह से ट्रैफिक जैम होता है, इम्पेशेंट ड्राइविंग और लैक ऑफ अवेलेबल रोड्स। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सिटी ऑफ सैन कैलिस्ट्रॉस में देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अवेलेबल रोड्स एंड फ्यू इम्पेशेंट ड्राइवर्स। तो ये फ्यू इम्पेशेंट ड्राइवर्स क्वालिटी माइनस हो गई, तो ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर होगा। लेट्स लुक इनटू ऑप्शन नंबर सी एंड ऑल्सो डी। सी ने कहा हर पियानो टीचर को नीड्स टू हैव 2 चीजें, क्लियर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब क्लियर कोर्स ऑफ मीडियम पढ़ाने की क्वालिटी, प्लस पेशेंट पर्सनालिटी, ताकि वो सक्सीड हो पाए। बेवरले एक पियानो टीचर है, उसके पास ये दोनों क्वालिटीज हैं, तो देयरफॉर वो सक्सेस हासिल करेगा। मतलब इट्स लाइक द बर्गर शैक, इसके पास फ्रेंच फ्राइज भी हैं, इसके पास ड्रिंक्स भी हैं, देयरफॉर ये एक्सेल करेगा। पैरेलल रीजनिंग मिल गई, दैट इज द करेक्ट आंसर। डी ने कहा फॉर अ वीडियो गेम टू सेल वेल, उसके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए, मेमोरेबल कैरेक्टर और बहुत सारा एक्शन। आर्कन्स रिवेंज इज अ वीडियो गेम जो काफी ज्यादा बढ़िया बिक रहा है, देयरफॉर इट मस्ट बी अ मेमोरेबल गेम एंड लॉट ऑफ एक्शन। यहां पर अब आप देख रहे हो सिर्फ सेल वेल की बात हो रही है, जबकि हमारा जो मेन था, हमारा था रेवेन्यू इंक्रीज करने को लेके, रेवेन्यू या प्रॉफिट्स इंक्रीज करने को लेके पॉइंट था। इट मस्ट हैव दीज थिंग्स। तो हमने ऑलरेडी यहां पे अज्यूम करा कि क्योंकि वो अच्छा वेल सेल हो रहा है तो इसके पास ये दोनों क्वालिटी होंगी, अज्यूम कर रहा है। पहले ऑप्शन ने अज्यूम नहीं किया था कि अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रेंच फ्राइज और बर्गर और ड्रिंक्स बेच रहे होंगे। हमने कहा कि क्योंकि ये दोनों चीजें बेच रहे हैं इसीलिए ये हमने अज्यूम करा कि ये प्रॉफिट कमा रहे होंगे। इस ऑप्शन ने कहा कि ये ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन अज्यूम हम 2 फैक्टर्स कर रहे हैं। ये वाला ऑप्शन आपका फैक्टर्स, जो 2 फैक्टर्स थे,
फैक्टर्स को अज्यूम कर रहा है और ग्रोथ को कन्विक्शन दे रहा है, जबकि टोटल मेन पैसेज में आपके फैक्टर्स बिल्कुल शॉर्ट थे, ग्रोथ को लेके अजम्पशन लगाई थी, देयरफॉर ये सही लग रहा है, लेकिन डी ऑप्शन इनकरेक्ट में आएगा। मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन, एक अगर वाइन रिसीव करती है हाई स्कोर फ्रॉम नेशनल सोमेलियर एसोसिएशन, तो इट इज मोर लाइकली टू बी सोल्ड इन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स। मतलब कि अगर नेशनल सोमेलियर एसोसिएशन ने किसी वाइन को ओके सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो वाइन डेफिनेटली फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में डेफिनेटली बिकेगी ही बिकेगी। एक न्यू वाइन है ऑरिगन। ऑरिगन को रिसेंटली हाई स्कोर मिल गया है नेशनल सोमेलियर एसोसिएशन से। तो ऑरिगन वाइन को क्योंकि एनएसए की तरफ से ओके सर्टिफिकेट मिल गया है, तो हम ये मान लेंगे लाइकली टू बी सोल्ड इन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट तो मिल ही चुका है, तो अब वो रेस्टोरेंट में बिकने के उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। सेम रीजनिंग आपको निकालनी है अपने ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है ये ए एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। यूजिंग रिसाइकल मटेरियल इज बेनिफिशियल टू द एनवायरमेंट। कुछ न्यूज़पेपर सिर्फ रिसाइकल्ड पेपर यूज करते हैं प्रोडक्ट में, देयरफॉर न्यूज़पेपर इज लाइकली टू बी बेनिफिशियल। ऐसा अनरिलेटेड आर्ग्यूमेंट तो पिक हो ही नहीं सकता। ओल्डर कॉइन्स काफी वैल्यूएबल होते हैं। अनीता के पास एक कॉइन है जो बहुत कॉलोनियल एरा से है, पर उसमें कोई प्रूफ नहीं है, इट लैक्स द प्रूफ ऑल्सो, तो ये क्वेश्चनेबल है, देयरफॉर ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। पर्ल्स जो लार्जर देन एवरेज होते हैं वो लाइकली टू रिटेल फॉर हायर प्राइस। मतलब जो पर्ल्स काफी बड़े होते हैं अक्सर ये चांसेस हैं कि वो महंगे में बिकते हैं, लाइकली टू रिटेल फॉर हायर प्राइस। अब एक एग्जांपल दे दिया, जैसे इन्होंने ऑरिगन का एग्जांपल दिया था कि एक पर्ल डाइवर ने डजन पर्ल्स निकाले हैं दैट आर मच लार्जर देन एवरेज। एक पर्ल डाइवर कूदा सी में और उसने कुछ अप्रोक्सीमेटली 12 पर्ल्स निकाले हैं जो लार्जर देन एवरेज हैं। मतलब जैसे कि एनएसए ने ओके दे दिया है, तो क्योंकि एनएसए ने ओके दे दिया है वो लार्जर देन एवरेज हैं, तो ये मोस्ट लाइकली चांस है कि वो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में मिलेंगे। मतलब इसका मतलब मोस्ट लाइकली चांस है कि ये वाले पर्ल्स महंगे में बिकेंगे। तो करेक्ट रीजनिंग मिल गई यहां पर, देयरफॉर सी इज द करेक्ट वन। डी कहता है ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट मोर अटेंशन। प्रोफेसर वियर अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ अटेंशन, therefore probably he tends to wear bright colors। ये आपका incorrect unrelated option में जाएगा in the parallel reasoning। Understanding another question, all English Springer Spaniels have long hair, all Rottweilers have short hair। तो ये दो species हैं cats की, एक है Spring Spaniel और एक है Rottweilers। ये cat की दो species हैं और इन्होंने कहा जो स्प्रिंगर स्पैनियल्स हैं उनके लॉन्ग फर होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, और रॉटलवेल्स के शॉर्ट फर होते हैं, शॉर्ट हेयर होते हैं। ये अलग अलग स्पीशीज ऑफ कैट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। टीनास डॉग, सॉरी ये डॉग्स के हैं, नॉट द कैट वन, सॉरी माय बैड, इट्स फॉर द डॉग्स। टीना का जो डॉग है दैट्स अ क्रॉस वैरायटी, दैट्स अ क्रॉस ब्रीड बिटवीन इंग्लिश स्प्रिंगर स्पैनियल एंड रॉटवेलर। तो वो दोनों का क्रॉस ब्रीड है, इसीलिए हमने कहा कि जो टीना का डॉग है दैट डॉग हैज मीडियम लेंथ हेयर, क्योंकि वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए उसमें दोनों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी है। तो ये थोड़ी थोड़ी क्वालिटी दो लोगों की मिला जुला के ही पैरेलल रीजनिंग का रिलेशनशिप है जो आपको फिगर आउट करना है अपने ऑप्शंस में। तो लेट्स लुक इनटू द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज ए, दिस इज बी। ए ने कहा सारी गाड़ियां, ऑल कार्स आर मेड बाय कॉर्ड आर वेरी वेल मेड, ऑल कार्स मेड बाय फाइसलर आर वेरी पुअरली मेड। एक गाड़ियां अच्छी हैं और एक ब्रांड की गाड़ियां बेकार हैं। आधी गाड़ियां जिम के पास अच्छी हैं, आधी गाड़ियां जिम के पास बेकार है। देयरफॉर आधी गाड़ियां जिम के लॉट की हैं, कॉर्ड्स की, आधी फिसलर की है। तो मिक्स ब्रीड यहां मिसिंग है। जो हमने मिक्स ब्रीड देखा कि गाड़ियां अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, वो नहीं है, अलग अलग लॉट ऑफ कार है, तो कुछ गाड़ियां अच्छी हैं कुछ गाड़ियां बेकार हैं। मिक्स ब्रीड वाली गाड़ी नहीं है यहां पर, तो देयरफॉर इनकरेक्ट। ऑल प्लेयर्स ऑन वाइल्ड कैट्स हैव ब्राउन हेयर, ऑल प्लेयर्स ऑन रेजरबैक हैव रेड हेयर। तो हमें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जिसके ब्राउन और रेड मिक्स हेयर हो, बस एक मिक्स ब्रीड रह गई। मेंबर्स ऑफ मोए फैमिली
are on both wildcats and razorbacks. Therefore, some members are having brown hair, some members are having red hair. Again, a mixed breed is missing. C ने कहा all economists know linear algebra और physicists को पता होती है relativistic mechanism. अब हमें चाहिए again mixed breed, जो इंसान economist भी हो और physicist भी हो और उसके पास दोनों quality हो. तो आइए यहाँ पे मिल गया थोड़ा सा हमें. विल्मा economist भी है और physicist भी है. Therefore, विल्मा को दोनों चीजें पता है, लीनियर एल्जेब्रा भी और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि उसको दोनों चीजें पता हैं यहां पर, लेकिन इस केस में विल्मा जो है वो मिक्स ब्रीड नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है ऑफ द क्वालिटी. बायोलॉजिकल फंक्शन अगर मैं बोलूं तो केमिकल या बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन पे नहीं है ये एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक आपके क्वालिटी के ऊपर है. देयरफॉर ये इनकरेक्ट आंसर है क्योंकि क्वालिटी पर है ये. इट्स नॉट अबाउट द बायोलॉजिकल इननेट कॉम्पोजिशन. जैसे हेयर होना, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मेन क्वेश्चन में था, स्प्रिंगर्स एंड रॉटलियर्स के, वो बायोलॉजिकल क्वालिटी है. यहां पर विल्मा में जो ये चीज है ये एक्वायर्ड ट्रेट्स है, ये इननेट ट्रेट्स नहीं है. कंसिडरिंग अनदर ऑप्शन, ऑल हैलोजन गैसेस आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस. सारे हैलोजन गैसेस काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं. और ऑल नॉन रेडियो एक्टिव नोबल गैसेस आर नॉन टॉक्सिक. तो दो टाइप की गैसेस हैं, हैलोजन हार्मफुल है, नोबल गैसेस नॉन टॉक्सिक है, नॉन हार्मफुल है. नोबेजन एक न्यू गैस है. आ गया गैस का केमिकल कॉम्पोजिशन. नोबेजन गैस जो है वो हैलोजन गैस और नोबल गैस का मिक्सचर है, मिक्स ब्रीड है. देयरफॉर उसके वो मॉडरेटली टॉक्सिक भी है टू ह्यूमंस. मॉडरेटली टॉक्सिक का मतलब है बोथ टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक. मॉडरेटली टॉक्सिक का मतलब है कि मीडियम लेवल पर टॉक्सिक है, मतलब 50% हार्मफुल है, 50% ओके है. तो यहां पे मिल गया हमको मिक्स ब्रीड. दैट विल मेक डी द करेक्ट आंसर चॉइस. So whenever you deal with the parallel reasoning questions, always try to decipher and figure out and decode the relationship between the question, and that relationship has to be figured out and pasted in one of the options that is given to us. So in this module हम लोगों ने किया paradox, flaw in the reasoning and parallel reasoning. Practice as many questions as you can of logical reasoning, because जितना ज़्यादा आप practice करेंगे, जितना ज़्यादा consistently आप practice करेंगे logical reasoning की, it will definitely help you to score good marks. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन. बाय बाय ऑल.